अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग मुल्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूही एट 10। मैं हूँ आपकी होस्ट एलीजे। मेरे से भी सवाल पूछा कि पॉजिटिविटी जो है लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बेशक वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, बेशक वो आप किसी स्पोर्ट्स का आपने जिक्र किया, और ख़ास तौर पे जैसे हमारा ताल्लुक जो है बिजनेस से है, इकोनॉमी से है, तो उसमें भी जो है पॉजिटिविटी की जो है बहुत ज़रूरत होती है। और ख़ास तौर पे अगर आप किसी एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो तो उसके बाद जो है आपको एक नया स्टार्ट लेने के लिए आपको एक पॉजिटिव माइंड सेट से आना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो जैसे कि आप जानती हैं, बाकी लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान ने पिछले 2 से 3 साल जो हैं वो उसमें बड़ा जो है टफ मौशी हालात का हर किसी ने जो है उसको सामना करना पड़ा। ना सिर्फ जो है बिजनेसेस को, बिजनेस कम्युनिटी को, बल्कि तमाम पाकिस्तान की जो अवाम है, मैं समझता हूँ उन सबको जो है बहुत एक टफ कंडीशंस का सामना करना पड़ा। बेशक वो हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इन्फ्लेशन हो गई, हाई कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स हो गए, हर किसी को एक बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो जब भी लेकिन मुश्किलात भी जिंदगी में आती हैं, बिजनेसेस में आती हैं, तो वो अगर आप पॉजिटिविटी से एक नई शुरुआत करें तो आप उन मुश्किलात का सामना बेहतर तरीके से कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बख्तावर साहब, मुझे ये बताइएगा कि बजट भी आया और बजट के बाद जो सूरत हाल हुई, खास तौर पे जनूबी पंजाब में लोगों का भी बड़ा उस पर रद्द अमल रहा है। तो मुझे बताइएगा एफबीआर के ऊपर, एफबीआर के जो नए टैक्स हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए, तो उसके जो नए टैक्स के ऊपर आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। एक तो वो टैक्स भी बताइएगा कौन से हैं और उन्होंने क्या आपको किन मुश्किलात का शिकार किया है और किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है आपको। देखिए, अगेन मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूं कि पिछले 2 से 3 साल में पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ क्या हुआ। नंबर 1, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। उसके बाद हाई कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज़, जिसमें बिजली महंगी हुई, गैस महंगी हुई और तमाम और भी यूटिलिटीज़ हैं वो महंगी हुई। इसके अलावा जो शरह सूद है, जिसको हम इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, वो भी हमारा जो है 24 से 25% पे चला गया था। 24 to 25%? जी, 24 से 25% पे चला गया था। इसके अलावा और भी बहुत से मामलात थे, जैसे कि हमारा जो करंट अकाउंट का इम्बैलेंस है, उसकी वजह से जो डॉलर का रेट है, आम अल्फाज में डॉलर का रेट जो आपका 178 रुपए पे पिछले मतलब इस पीरियड से पहले 178-80 पे एवरेज कर रहा था, वो भी बढ़कर 315 पे चला गया और उसके बाद ये हुआ 280 पे स्टेबल। तो ये तो है बैकग्राउंड। अब उसके बाद जब अभी ये रीसेंट बजट आया 25-26 का, तो तमाम बिजनेस कम्युनिटी किसी बेहतर न्यूज़ का जो है वो वेट कर रही थी। ना सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी बल्कि अवाम भी इंतजार कर रही थी कि हुकूमत इस बजट के जरिए कोई बिजनेस फ्रेंडली, कोई अवाम फ्रेंडली पॉलिसीज लेकर आएगी, ताकि पॉजिटिविटी आती और चीजें बेहतरी। हाँ बिल्कुल, वो उम्मीद थी ताकि हम पॉजिटिविटी से बेहतरी की तरफ जाते। बिल्कुल। बजट जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने पेश किया तो उसमें उन्होंने एक सरसरी हर चीज के बारे में बताया और एम्फसाइज ये किया कि हमने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, जो कि लोग जो सरकारी मुलाजिम हैं उनके लिए बड़ी एक अच्छी गुड न्यूज़ थी। इसके साथ इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में बोला कि जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, ख़ास तौर पे जो सबसे कम सतह की जो मजदूर तबका जो था, नहीं नॉट मजदूर तबका नेसेसरीली, लेकिन जो मतलब 1 लाख रुपए या उससे कम की सैलरी है, उनके लिए उन्होंने जो सालाना जो इनकम टैक्स है उसकी परसेंटेज को उन्होंने कम किया। लेकिन खैर, जैसे हमेशा होता है कि जब बजट की मजीद एक्सप्लेनेशंस आई और उसको जो है जो उसकी डिटेल्स हैं उनको स्टडी किया गया, तो जो फाइनेंस बिल था और जो फाइनली फाइनेंस एक्ट में तब्दील हो गया, उसमें जो गौर से देखा गया तो जो एफपीआर को पावर्स दे दी गई वो बहुत खतरनाक थी। नंबर 1 हाँ, एफपीआर को खतरनाक किस्म की पावर्स दी गई। मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ, जिसमें खास तौर पे था एक सेक्शन 37। सेक्शन 37 के मतलब ये था उसमें कि जब भी किसी भी एफपीआर के नुमाइंदे को अगर उसको सिर्फ तासुर भी होगा कि कोई अगर बिजनेसमैन फ्रॉड कर रहा है, तो वो उनको जाके अरेस्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो इससे जो ऑलरेडी एक खौफ, डर, पैनिक, एंजाइटी का जो ऑलरेडी एक एनवायरनमेंट चल रहा था वो और बढ़ गई। क्योंकि देखें खौफ और डर में तो जो है एक बच्चा जाके इम्तिहान भी नहीं दे सकता, तो आप बिजनेस कम्युनिटी से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बेहतर तरीके से कारोबार करे। एक तरह से देखा जाए तो आई थिंक इट्स गुड, चेक एंड बैलेंस को स्ट्रॉन्ग कर दिया है थोड़ा। हाँ, देखिए चेक एंड बैलेंस जरूर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, लेकिन बगैर वजह के तो आप किसी को जाके हरास नहीं कर सकते ना। और सबसे बड़ा मसला ये होता है कि देखें, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का जो इधर की ब्यूरोक्रेसी है, जो इधर के सरकारी इदारे हैं, उनमें क्या माहौल है। देखें, अगर बगैर वजह के या प्रॉपर एक जो कानूनी तरीका है, लीगल प्रोसेस है, वो फॉलो किए बगैर अगर आप जो है, अगर एफपीआर के नुमाइंदे के पास अथॉरिटी होगी कि वो किसी भी बिजनेस इंडिविजुअल को जाके अरेस्ट कर ले, तो सिर्फ उस चीज का एक जो खौफ और डर है, उसमें भी मामलात बहुत खराब हो सकते हैं। बिल्कुल, ये बात भी है। ठीक है, तो ये है सेक्शन 37। इसकी मजीद भी तफसीलात मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 1 बाय 1 मैं आपको बाकी भी मामलात के बारे में बताऊं। दूसरा है एक सेक्शन 21S। अब ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो अभी जो है 100% डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जिसका मतलब है कि कैश ट्रांजैक्शंस इधर काफी ज्यादा होती हैं, और जब कैश में ट्रांजैक्शन होती है उसके बाद जाहिर बात है जिसने कैश वसूल किया है उसने जाके कैश जो है बैंक में जमा भी कराना है। सारा का सारा कैश जो है वो को अपनी दुकान पे नहीं इकट्ठा कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से अब पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद है जहां पे कारोबार और जो बेसिक लेन देन है ना, वो छोटे करियाने स्टोर्स और एक मतलब इस लेवल पे होता है जिधर कैश का ट्रांजैक्शंस का साइकिल जो है बहुत फास्ट है। सेक्शन 21 के तहत इन्होंने जो लॉ पास किया है उसमें है कि 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर किसी भी कारोबारी शख्स के अकाउंट में या कंपनी के अकाउंट में 2 लाख से ऊपर अगर जमा कराया जाता है तो उससे ऊपर जितनी अमाउंट होगी वो उस पर 50% एक्सपेंडिचर डिसला हो जाएगा। 50%? हाँ, अब इसका मतलब है कि लेट से कि जुहेब साहब ने मुझे 4 लाख रुपए की कोई चीज बेची, बिल्कुल, मैंने इनके अकाउंट में 4 लाख रुपया कैश जमा करा दिया। अब वो हुकूमत या एफपीआर 2 लाख रुपए को तो कॉस्ट कंसिडर करेगी, लेकिन जो बाकी का 2 लाख है वो प्रॉफिट कंसिडर करेगी। हालांकि 4 लाख की ट्रांजैक्शन में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट तो नहीं होता, तो बाकी का जो 2 लाख है उस पे इनको जो है एक्सपेंडिचर 50% डिसला हो जाएगा, जिसका मतलब है कि उस पे 2 लाख पे इनको प्रॉफिट टैक्स पड़ जाएगा। ठीक है, ये हो गई दूसरी 21S। जो तीसरी चीज है वो है डिजिटाइजेशन, जिसका मतलब है कि हर दुकानदार, हर बिजनेस, हर कंपनी जो है जब सेल करेगी जैसे ही, तो उसको उसी वक्त डिजिटल इनवॉइस काटनी पड़ेगी। ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान में अभी आईटी का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता। और आप अपने एजुकेशन सिस्टम में देखें, आपने कहाँ आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाने की कोशिश की है। जी, देखें, ये सारे मामलात अच्छे हैं कि डिजिटाइजेशन होनी चाहिए, कैशलेस इकोनॉमी होनी चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज को पे नहीं रख सकते। दीज थिंग्स नीड टू बी डन ग्रेजुअली। ठीक है, तो ये डिजिटाइजेशन में एक ई इनवॉइसिंग आ गई, दूसरी चीज है ई बिल्टी, कि जब भी एक ट्रक एक किसी सेल करने वाले इदारे से दूसरी की तरफ जाएगा पूरे पाकिस्तान में, तो उसकी वो ई बिल्टी होगी। अगेन वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं एग्जिस्ट करता, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। आपने भी जिक्र किया कि ग्राउंड रियलिटी, तो आप देखें कि ग्राउंड रियलिटी हम पीछे कहाँ पे हैं? हम बहुत पीछे हैं। ठीक है जी, मजीद इस मौजू पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का। शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे हम। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं और बख्तावर साहब हमसे बड़ी अहम बात डिस्कस कर रहे थे। सर, हम ग्राउंड रियलिटी के ऊपर भी बात कर रहे थे कि जब तक आपने फरमाया कि ग्राउंड रियलिटी जब तक चेंज नहीं होगी तब तक आप पूरे का पूरा आप डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बदल सकते, विच इज ट्रू। आप देखें, हमारे वोकेशनल इंस्टीट्यूट में सबसे अहम चीज जो है वो यही सिखाई जाती है अभी भी कि सिलाई, कढ़ाई और ब्यूटिशियंस के कोर्सेज, आईटी को बहुत कम तरजीह दी जाती है। और हर मुल्क की जो बुनियाद होती है वो सेहत होती है या उसकी एजुकेशन होती है। तो जब आपका एजुकेशन सिस्टम इतना पीछे जा रहा है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप बिजनेस कम्युनिटी से ई इनवॉइसेस और ये सारे मामला।
देखिए ना, जैसे आप अभी कह रही हैं कि अगर हम करियाने स्टोर्स की बात करते हैं, ठीक है, उनके पास चलें एक एजुकेशन तो एक मामला हो गया ना कि उनको वो चीजें इस्तेमाल ही नहीं करनी आती, ठीक है। दूसरी बात यह है कि लोगों के पास वसाइल भी तो हो ना, उनके पास वसाइल ही नहीं है कि वो जो डिजिटल इनवॉइसिंग का कंप्यूटर लेके उधर रखें। अगर वो चलो कंप्यूटर भी लेके रख लेते हैं, उसके बाद उनको एक और इंसान रखना पड़ेगा जो उस कंप्यूटर को ऑपरेट करेगा। तो वसाइल भी देखने चाहिए ना, या तो हुकूमत उन सारों को ये एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड करे, पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, ठीक है, फिर हो सकता है ना। लेकिन अब यह है कि हमारे मुख्तलिफ किस्म के ताजरों से भी हमारी गुफ्तगू होती है, खासतौर पे जो छोटे ताजिर हैं, वो कहते हैं हमने डिजिटाइजेशन की तरफ आना ही नहीं है, आप जो कर लें हम इसकी तरफ नहीं आएंगे। तो आपको कोई इस तरह का इंसेंटिव देना पड़ेगा इस तबके को कि वो ठीक है, वो कहें कि जी सही है, हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, हमें ट्रेनिंग मिल रही है, और उसके बाद कोई और इंसेंटिव, मॉनेटरी इंसेंटिव भी मिले ताकि लोग एक्चुअली इसकी तरफ आना पसंद करें। ठीक है जी। जुहेब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मौजू के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हम एक बहुत अरसे से जो है वो चैम्बर सूट्स हैं उसको जो है वो देख भी रहे हैं, और उसको जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन तक भी जो है वो पहुंचा रहे हैं। अभी भी रिसेंटली भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू को जो है वो चैम्बर लेके चल रहे हैं, और मियां साहब जो है वो पूरे साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और साथ साथ हमने देखा कि अभी जो हमारे फेडरल मिनिस्टर फाइनेंस हैं उनके साथ इनकी मीटिंग भी हुई, तो वहां पर भी जो है वो अंदर की बात तो मियां साहब भी जो है वो बता सकते हैं कि किस मौजू पर जो है वो चीज़ों को जो है वो एंड किया गया। और उसका जो मुझ तक अंदर की कहानी जो है वो सामने आई थी कि जो डायलॉग हैं वो एक पॉजिटिव एंड पे जो है वो ख़त्म हुए थे, और वो अब एक कमेटी है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने जो है वो पेश होगी और सारे सिफारिशात को जो है वो रखेगी। और अब ये जो चीज़ें हैं, जो इशूज़ हैं कि ताजरों ने या सनतकारों ने हड़ताल करनी है या नहीं करनी, तो ये सारी चीज़ें अब जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास चली गई हैं। तो अब उनके हाथ में है कि उन्होंने पॉजिटिव डिसीजन करना है, क्योंकि इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो ना तो एहतजाज का मुतहम्मिल हो सकता है, ना ही किसी हड़ताल का मुतहम्मिल हो सकता है, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की जानिब जो है वो जा रही हैं। किसी हद तक चीज़ें ठीक है कि मईशत बेहतरी की जानिब जो है वो जाती है, तो हुकूमत कोई ऐसा स्टेप ले लेती है कि चीज़ें जो है वो एकदम से जो है वो नीचे आ जाती हैं। तो आप बेहतर नहीं कि आप जो है वो इंडस्ट्री के लोगों को ही बिठा कर जो आपने कोई फैसले ही करना है, तो आप उन लोगों को ही बीच में जो है वो बिठा लें ताकि जो है वो एक बेहतर पॉलिसी हमारे पॉलिसी मेकर्स में भी है। बिल्कुल जरूरी है ना, मतलब कि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, एक सनतकार मईशत की। हमारे लिए कहना तो बहुत आसान है कि जो ताजिर बरादरी है वो मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार है। भाई है, क्या कर रहे हैं फिर आप उनके लिए? और कुछ करें भी तो दें उनके लिए। आपने बजट कर लिया, और आपने बजट में भी जो है वो आपने अंदर की बात नहीं पता। जब आफ्टर बजट आया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मैंने मियां साहब से भी यही बात जो है वो पूछी थी, तो मियां साहब ने कहा कि बजट बैलेंस है, अब उसके बाद दिखेंगे। तो फिर वही था जो जिस चीज का डर था। तो इस वक्त भी आपने देखा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाद जो है वो अलामती जो है वो एहतजाज इस वक्त चल रहा है। मतलब हड़ताल रोकी गई है, लेकिन अलामती एहतजाज फॉर नेक्स्ट 30 डेज, आई थिंक कि 30 दिन का वक्त जो है वो दिया गया है, जब तक मामला जब तक मामला जो है वो। तो होप्स हो के मामला जो है वो सियासत की नजर ना हो, ताकि इंडस्ट्रीज भी चले। पर ही चल रहा है जी, हाँ। तो वही यही चीज है कि इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट भी काफी परेशान है, जो इंडस्ट्री चला रहा है उसको नहीं समझ आ रही, क्योंकि इस वक्त जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस है, जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें, वो इस वक्त मुस्तहकम नहीं है। जब तक ये मुस्तहकम नहीं होगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट को कहाँ से एडवांटेज होगा? तो वो ही ये बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री का पहिया चलना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब शरह सूद का इजलास होने जा रहा है, तो अब भी जो एक लंबे अरसे से था कि हम इसको सिंगल डिजिट पे जो है वो ले आए, अभी तक जो है वो नहीं आ सका है। अच्छा जुहेब, मुझे ये भी बताइएगा कि एफबीआर की जो नॉन टैक्स पेड सिगरेट्स के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है, वो उसकी डिटेल्स क्या हैं? उसकी डिटेल्स कुछ यूँ हैं कि जो नॉन टैक्स पेड हुकूमत ने जो है वो नॉन टैक्स पेड सिगरेट्स की जो खरीदो फरोख्त उस पर पाबंदी आयद की थी, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि घरेलू सतह पर भी सिगरेट्स जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। वो यही है कि हुकूमती खजाने को नुकसान बेसिकली जो है वो पहुंचाया जा रहा है। तो मतलब कि आप देखें ना कि एक टैक्स पेड सिगरेट बेच रहा है और एक नॉन टैक्स पेड सिगरेट जो है वो बेच रहा है, और हमारी आवाम भी जो है वो सस्ती नॉन टैक्स पेड की बात है। तो बेसिकली ये है कि वो ये नहीं कह रहे कि आप सिगरेट ना आप पिए, लेकिन आप वो सिगरेट पिए जिससे आप हुकूमत को भी जो है फायदा हो। अपने आप को तो आप नुकसान दे दें। मतलब ये नहीं है कि आप सिगरेट नोशी से मना नहीं कर रहे,
लेकिन मेरे ख्याल से तो सिगरेट को मेरे ख्याल से तो कोई इस पे भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। नहीं, वो हो रहा है। अभी रिसेंटली कार्रवाई हुई है हसनाबाद खानेवाल रोड पे, तो उसमें गालिबन कुछ 414 कार्टन जो है वो क्लासिक ब्रांड के। कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए जिससे आप सिगरेट के खिलाफ कार्रवाइयां कर सकें। सिगरेट पीना इंसानी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है, और जो लोग सिगरेट पी के अपनी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, वो एक इंसान अगर फैमिली में कोई एक पर्सन, सिंगल पर्सन भी सिगरेट नोशी कर रहा है तो वो एक सिंगल पर्सन सफर नहीं कर रहा, उसका पूरे का पूरा खानदान सफर कर रहा होता है उस चीज से। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम जब कहते हैं, मैं बार बार बात करती हूँ हमारी सेहत, हमारी एजुकेशन की, जब तक ये दोनों चीजें फ्रॉम जीरो नहीं बेहतर होना शुरू होंगी तब तक हमारा मुल्क यहीं का यहीं खड़ा रह जाएगा। उसमें कोई बेहतरी नहीं आएगी जब तक हम अपनी एजुकेशन और अपनी हेल्थ के मामलात को ठीक नहीं करेंगे। और वो इस तरह, ये जो हम सिगरेट को नॉन टैक्स पेड सिगरेट्स पे जो कार्रवाइयां कर रहे हैं, वो पूरी सिगरेट जो पीने वाली कम्युनिटी है, बेचने वाली कम्युनिटी है, लाने वाली है, उन पर भी कार्रवाइयां होनी चाहिए। वो बिल्कुल ठीक है। अब हम किसी को ये नहीं रोक सकते, ना ही हुकूमत जो है वो किसी इंसान को जो है वो रोक सकते कि भाई आपने सिगरेट नहीं पीना, आपको जुर्माना हो जाएगा। जब हम ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाइयां कर सकते हैं तो हम सिगरेट के खिलाफ भी तो कर सकते हैं। बस वो चीजें कहीं और निकल जाएंगी। तो कहने का मकसद ये है कि हुकूमत का भी यही एक जो है वो आइडिया कि हम किसी को नहीं रोक सकते, लेकिन ठीक है स्टॉक जो है वो मौजूद है, और आप कुछ स्मगल सिगरेट्स भी आती हैं, तो अच्छा। डिपार्टमेंट्स जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो मौजूद हैं, वो अपनी कार्रवाइयां भी जो हैं वो इस हवाले से कर रहे हैं। तो इसको जो सिगरेट्स तहवील में लिए जाते हैं FBR के मुताबिक, इसको 25,000 रुपये जुर्माना भी होता है, साथ में 2-2 साल इसकी कैद भी होती है। तो वो सिगरेट भी जब्त जो है वो कर ले जाते हैं। अच्छा, फिर जो सिगरेट जब्त किए जाते हैं इसको ऑक्शन नहीं किया जाता, बहुत अच्छा डिसीजन है। इसको डिस्ट्रक्शन में डाला जाता है, इसको नजर आतिश कर दिया जाता है। तो ये करोड़ों अरबों रुपए के सिगरेट्स को जो है वो 2 या 3 महीने के बाद, अभी FBR जो है वो उनकी तकरीब आने वाली है, तो वो उसको नजर आतिश कर देंगे। तो उसको ये नीलाम नहीं करते। ये बहुत अच्छा है कि उसको ऑक्शन नहीं किए जाते। ठीक है जी जुहेब, आपने ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू हाईलाइट भी किया, और अच्छी बात भी अगर FBR इस पे कार्रवाइयां कर भी रहा है तो विच इज़ वेरी गुड। मुआशरे को किसी ना किसी तरह से तो बेहतर बनाना है ना। चलें जी, ब्रेक पे जाते हैं हम, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बड़े अहम इश्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे साथ बड़े अहम मेहमान मौजूद हैं, तो आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाजरीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने, और बड़े अहम सवाल, बड़े अहम मौजूद डिस्कस भी कर रहे थे। मियां साहब आप बताइएगा, अभी जुहेब साहब ने बात की, जो शरह सूद है उसको हमने सिंगल डिजिट पर लाना है, डिक्लाइन करना है उसकी रेशो को, और अभी आपने जिक्र किया कि 24 to 25% जो है इंक्रीज कर गई है जी। तो आप मुझे बताएं कि शरह सूद को सिंगल डिजिट पर लाना कितना जरूरी है, और उसके लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखें, पहले तो सबसे अहम बात है इसको बेसिक टर्म्स में समझना कि ये जो शरह सूद होती है ये किस चीज़ पे बेस होती है। ये बेस होती है जो किसी भी इकॉनमी या किसी भी मुल्क का जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा होता है ना, ये उस पे बेस करती है। ठीक है, लेट्स, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले 2-3 साल में जो है महंगाई और इन्फ्लेशन का रेट जो है बहुत बढ़ गया था। उसकी वजह से इन्फ्लेशन लेट से 20% हुई, तो उसमें कुछ परसेंटेज ऐड होती है जो बैंक्स का मुनाफा होता है, और वो आपका बन जाता है पॉलिसी रेट या इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो अब जो है इन्फ्लेशन का जो रेट है वो तकरीबन 4 से 5% पे आ गया। ठीक है, लेकिन जो शरह सूद है वो अभी भी हमारी 11% पे है। इसका मतलब है कि जो रियल इंटरेस्ट रेट हो गया वो 6% हो गया। ठीक है, क्योंकि 5% आपकी इन्फ्लेशन का आ गया, बाकी जो 6% है वो इजाफी है। तो अब क्योंकि इन्फ्लेशन हमारी 4 से 5% पे आ गई है, और ये इन्फ्लेशन जो है समवॉट ये स्टेबलाइज भी कर गई है, तो वो अब उसको जो है जस्टिफाई करने के लिए इंटरेस्ट रेट को वो 11% इज नॉट जस्टिफाइड, इसको नीचे आना चाहिए सिंगल डिजिट में। अगर ये 6 या 7% पे ना भी लाएं तो दे शुड स्टार्ट विद एटलीस्ट 8 to 9%, और उसको फिर ग्रेजुअली नीचे लेकर आए ताकि वो एक सस्टेनेबल लेवल पे रह सके। तो कितना जरूरी है इसको डिक्लाइन करना, इसको डिक्रीज करना? हमारे क्या क्या मामलात इससे बेहतर हो सकते हैं? देखें, कोई भी इकॉनमी जो है ना वो 2 चीज़ों पे चल रही होती है। एक वो कारोबार पे चल रही होती है, जितने बिजनेसेस चल रहे होते हैं, जो वो अपनी प्रोडक्शन करते हैं, माल बेचते हैं, और उसके बाद वो टैक्स अदा करते हैं। इसी तरीके से दूसरी तरफ जो इकॉनमी चल रही होती है वो आपकी चल रही होती है कंज्यूमर स्पेंडिंग पे। अब इन दोनों चीज़ों के लिए आपको जो है
बिजनेसेस को चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल Okay. और आवाम को चाहिए होता है इजी फाइनेंसिंग, ठीक है। Obviously. तो अब अगर महंगी फाइनेंसिंग होगी, इंटरेस्ट रेट जब ऊपर होगा, तो कारोबार तो सिर्फ अपना वर्किंग कैपिटल पूरा करना महंगा होगा, इसके साथ साथ जो ग्रोथ के लिए कि किसी ने नई फैक्ट्री लगानी है, किसी ने नया कारोबार शुरू करना है, जिसके लिए भी फाइनेंस की जरूरत होती है, तो जब वो 24-25% पे आपको मिलता है, तो वो आपका वो वायबिलिटी का जो फैक्टर है वो आउट हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल। तो अगर हम चाहते हैं कि इकोनॉमी ग्रो करे और बिजनेसेस जितने ऑपरेट कर रहे हैं वो वायबल रहे, मुनाफे में आए, तो उसके लिए जो है शरह सूद कम करना बहुत लाजमी जरूरी है। ताकि जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है किसी भी कारोबार का वो कम हो। इसी तरीके से क्योंकि कंज्यूमर्स की भी मैंने बात की है, तो लेट से कि जी एक ऑटो इंडस्ट्री है, ऑटो इंडस्ट्री भी तब चलती है जब गाड़ियां बिकेंगी। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो यकमुश्त जो है अपनी पूरी रकम वो गाड़ी की नहीं अदा कर सकते, हाँ तो वो इसलिए बैंक से लोन लेते हैं। अब 24-25% पे लोन लेना जो है बहुत महंगा पड़ता है, तो जब वो आ जाएगा 6-7% पे, तो लोग जो है दे विल बी मोर इंक्लाइंड टू टेक आउट लोन्स और वो अपनी जो भी जरूरियात हैं उसको वो पूरा कर सकेंगे। मतलब ये है कि इस तरीके से, ये मैंने सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री की आपको एग्जांपल दी है, इसी तरह सारे मामला जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जो लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कोई नया भी कारोबार अगर कोई शुरू करना चाहता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्पर करने के लिए और उसको तेज करने के लिए, ग्रोथ की तरफ जाने के लिए जो चीप फाइनेंसिंग है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक तो ये मामला है, दूसरी चीज समझने की ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा बोरर है वो पाकिस्तान की हुकूमत है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। तो ये भी समझने की जरूरत है कि जितनी शरह सूद ज्यादा होगी उतना ही हुकूमत को हर साल जो सूद की अदायगी है वो ज्यादा करनी पड़ेगी। सही है ना, क्योंकि हुकूमत ने सिर्फ जो है IMF से या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बोरो नहीं किया हुआ, पाकिस्तान की हुकूमत ने जो पाकिस्तान के लोकल कमर्शियल बैंक्स हैं उससे भी एक बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट जो है बोरो की हुई है अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए। तो शरह सूद जो है जी, अवाम भी, बिजनेस कम्युनिटी भी और इवन गवर्नमेंट, और जब गवर्नमेंट पे बोझ आता है सूद की अदायगियां करने के लिए, तो वो जो है तब अवाम पे वो बोझ डाल देते हैं, टैक्सेस बढ़ा देते हैं। जो ये हमने अभी जो पहले जिक्र कर रहे थे कि जी 37 हो गया, फलाना हो गया, वो कहते हैं जी अवाम से अब ये रिकवरी करें और वो ही आगे फिर जो है बैंकों को भरेंगे या बाहर भरेंगे। ये पूरा साइकिल दुरुस्त होने पूरा एक साइकिल है। तो लिहाजा जो है सिंगल डिजिट में ना सिर्फ ये कि जी डायनामिक्स को भी फॉलो करें और रियलिटी को फॉलो करें कि इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 5-6% पे आ गया है, इसके अलावा जो मतलब एक इकोनॉमी को सही तरीके से चलने के लिए और ग्रोथ के लिए और इन अवाम को भी मजीद बोझ से बचाने के लिए ये बहुत अहम है कि इंटरेस्ट रेट को नीचे लाया जाए। अच्छा, अभी जुहैब साहब ने बात की कि आपकी हालिया जो है वो मीटिंग हुई है गवर्नमेंट से जी, तो मुझे बताइएगा कि उस मीटिंग में क्या उस मीटिंग के बाद सनतकार और आप लोग कितने मुतमईन हुए और क्या सारी जो हड़तालें थी और जितने भी ये मामला थे वो रुके या कमी आई उसमें, और हुकूमत ने आपको क्या उम्मीद दिलाई है? मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि सबसे पहले जो है फेडरल बजट की स्पीच आई, फाइनेंस मिनिस्टर ने दी। जब चीज़ें हमने समझी तो उसके बाद हमने तमाम पाकिस्तान के चेंबर्स में जो है पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंसेस की, उधर इन मामलात को बेहतर तरीके से हमने समझा। और जब ये सेक्शन 37, सेक्शन 21 जैसे मामलात और बाकी भी जो आपसे जिक्र किया वो आए, तो हमने जो है फर्स्ट स्टेप होता है कि जी प्रेस रिलीजेस और गवर्नमेंट को जो है अपनी आवाज़ जो है बिजनेस कम्युनिटी की और आवाम की आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। प्रेस रिलीजेस हुई, हर जगह शोर मचाया गया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, लेकिन हुकूमत ने जो है उसका कोई हमें जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर ये तमाम पाकिस्तान के चेंबर्स ने और बहुत सी ताजिर तंजीमों ने ये फैसला किया कि हम 19 जुलाई को जो है एक हम हड़ताल करेंगे, स्ट्राइक करेंगे ऑल ओवर पाकिस्तान। तो जब ये स्ट्राइक की कॉल दी गई और हुकूमत तक जब ये बात पहुंची, तो फर्स्ट स्टेप में हुकूमत ने जो है पाकिस्तान के चेंबर्स के प्रेसिडेंट्स को इस्लामाबाद बुलाया और फाइनेंस मिनिस्टर के साथ हमारी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में यही जो हमारे पॉइंट्स थे 4-5 मेन, इसके अलावा भी टोटल जो है 32 अनोमलीज थी जिनके बारे में बात होनी है, बट 5 इंपॉर्टेंट जैसे सेक्शन 37, सेक्शन 21,
ये डिजिटाइजेशन के मामले और एक फाइनल टैक्स रिजीम भी थी। इनके बारे में जब हमने बात की तो शुरू में तो वो हर बात पे वो आ जाते थे कि जी IMF के साथ ये है, हमने अपने रेवेन्यू टारगेट्स मीट करने हैं एंड सो ऑन, जितनी भी वो अपनी तरफ से जस्टिफिकेशंस दे सकते थे उन्होंने दी। लेकिन फिर हमने उनको समझाया कि ये चीज़ें जितनी भी हैं ये ग्राउंड रियलिटीज से जो है बहुत दूर है। और जिस तरीके से ज़ुहैब साहब ने भी एक बात जिक्र किया कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिए बगैर आप इस तरह के इक़दामात, इस तरह के मामलात, इस तरह के टैक्सेस कवानीन नहीं आप बना सकते। तो हमने आपको उनको बोला कि ये चीज़ें क्योंकि ग्राउंड रियलिटी से हटके हैं और स्टेक होल्डर्स को आपने ऑन बोर्ड ही नहीं लिया और आपने खुद फैसले करके ये कानून बना दिए हैं, तो आप क्योंकि हम बिजनेस कम्युनिटी चाहती है कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस हो, पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो करे, लेकिन इन कवानीन की वजह से एक वाज़े तौर पे एक चीज़ सामने आ रही है कि ये ग्रोथ में रुकावट बनेगी और हर बिजनेसेस के लिए जो है प्रॉब्लम होगी। अब आपने पूछा कि जो उनके साथ मीटिंग कैसी रही, जब हमने उनको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि ठीक है जी, हम एक कमेटी फॉर्म कर देते हैं जो हारून अख्तर साहब जिसको लीड करेंगे, जो कि स्पेशल एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर को इस पे इंडस्ट्रीज़ पे, तो और उनके साथ जो है बाकी जो स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस आ गया, इसी तरीके से रेवेन्यू के 2-3 और लोग थे और FTR के चेयरमैन भी। इन्होंने ये कमेटी फॉर्म कर दी कि जी आपकी जो है ना हफ्ते में हम आपकी मीटिंग रखवाते हैं, तो फिर आके जो है ना इन चीज़ों पे डिलिब्रेट करते हैं। ठीक है जी, हमने कहा चलो ठीक है, एक फर्स्ट पॉजिटिव स्टेप तो आया कि हुकूमत बात सुन रही है तो उनको चांस देना चाहिए। हमने कहा नेक्स्ट मीटिंग का हम इंतज़ार करते हैं। जब अगली मीटिंग पे हम गए जो कि हारून अख्तर साहब के साथ थी, वही हम तमाम चेंबर्स के सदर और कुछ और भी रिप्रेजेंटेटिव्स गए, तो वहाँ पे भी सेम मामलात के बारे में बात हुई। लेकिन हमने बोला कि कोई ना कोई वी हैव टू फाइंड सम मिडिल ग्राउंड, ताकि हुकूमत के लिए भी जो चीज़ें फ़ायदे में हैं वो भी रहें और जो बिजनेस कम्युनिटी के जो जायज़ हमारे खदशात हैं उसको भी दूर किया गया। तो वहाँ पे उन्होंने हमें फीडबैक तो कुछ चीज़ों पे काफ़ी पॉजिटिव दिया था, और जैसे सेक्शन 37 के हवाले से एक उसमें है पॉइंट नंबर 9 जो कि सबसे ख़तरनाक है। उन्होंने बोला कि जी हम इसको जो है इधर से लॉ में से अरेज कर देंगे। इसी तरीके से जो सेक्शन 21 है उसमें जो पहले जिसमें लिमिट कैश ट्रांजैक्शन की 2 लाख रुपए रख दी गई थी, तो हमने कहा कि इसको आप कम से कम जो ये लिमिट है इसको बढ़ा के आप 50 लाख तक ले जाएं। लेकिन जब आपस में हमारी थोड़ी सी बातचीत हुई तो उन्होंने बोला चले हम कोशिश करते हैं कि इसको 25 लाख पे ले आएं। इसी तरीके से डिजिटाइजेशन के भी जो मामलात थे, उन्होंने कुछ मामलात थे, उन्होंने बोला कि जैसे इनवॉइसिंग है वो हम पहले पब्लिक लिमिटेड कंपनी से शुरू कर लेते हैं, और जो ये मामला है ई-बिल्टीज का, उस पर उन्होंने खुद कहा कि इसमें तो अभी 3-4 साल लगेंगे। तो बज़ाहिर यानी कहीं ना कहीं सेटलमेंट जो मीटिंग थी उसमें पॉजिटिव वाइब्स जरूर आई। उन्होंने हमें जो है काफी हौसला दिया कि जी ये कोई बेहतर हो गए। तो उस मीटिंग के बाद हमने जो 19 जुलाई, ये 18 जुलाई को मीटिंग हुई थी, 19 जुलाई की जो स्ट्राइक की कॉल थी उसको हमने कैंसिल नहीं किया, उसको हमने मौखर कर दिया। बेसिकली हमने उसको डेफर कर दिया कि अंटिल द आउटकम ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग, जिसमें जो अब अगली जो मीटिंग होगी जहां वो फाइनली हमें बताएंगे कि कितने मामलात वो हमारे हक में ला रहे हैं, कोई मिडिल ग्राउंड लाते हैं कि नहीं। तो हमने उनको जरूर हुकूमत को मौका दिया है, क्योंकि जाहिर बात है कि टेबल टॉक और डिप्लोमेसी के थ्रू ही चीजें जो है हल होती हैं। तो हमने उनको मामला दिया है, और हम अगेन जिधर से शुरू हुए थे कि जी पॉजिटिविटी, तो हमने पॉजिटिविटी को जो है जरूर अपने जहन में रखा है। बट अगेन ये अब जब फाइनली नेक्स्ट मीटिंग होगी और उसका जो आउटकम आएगा तब पता लगेगा कि आगे क्या होता है। उसके बाद आप लोग भी फैसला लेंगे। जी जी। ओके ज़ुहैब, मुझे बताइएगा कि स्टेट बैंक की जो मॉनिटरी पॉलिसी है उसका अगला कब होगा? पहले तो हमें मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में कुछ आगाही दें, उसके बाद बताएं कि इसका जो नेक्स्ट आने वाला इजलास है वो कब होने जा रहा है। अभी मियां साहब ने मुझसे बहुत बेहतर, हमें तो कुछ नहीं पता था, मियां साहब ने बताया कि शरह सूद बेसिकली है क्या, होती क्या है, वो मियां साहब ने जो है वो बहुत ज़बरदस्त बता दिया। मैं मुनासिब नहीं समझूंगा उसके बाद जो है वो कोई जो है वो बताऊं, लेकिन क्योंकि शरह सूद बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्री के पहिए को चलाने के लिए, जिससे मियां साहब ने बताया, तो उसमें यह है कि जो अब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है उसका अभी तक इजलास जो है वो नहीं हुआ। जब भी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड होती है तो वो अगले 2 महीनों तक के लिए होती है। अच्छा। तो एक लंबे अरसे से था कि इसको आप सिंगल डिजिट पर जो है वो लेकर आए,
तो खैर वो अब कम होकर इस वक्त 11% पर मौजूद है, सब अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मैं इसमें ऐड कर देता हूं, आपका सवाल था कि नेक्स्ट जो है मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग का कब है, वो जो है 30 तारीख को है। ठीक है, 30 जुलाई को है, मतलब परसों है। और उसमें यही जो हम मामला जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि सिंगल डिजिट पे लाया जाए, जो अभी 11% पे है, तो उस दिन का जो इजलास होगा तो स्टेट बैंक की तरफ से अनाउंसमेंट आएगी कि ये इंटरेस्ट रेट जो पॉलिसी रेट है उसको किधर लेकर जाते हैं। अब वो हमें यही होता है कि 1% कम कर देते हैं या कहते हैं कि नहीं ये अभी बराबर ही है, इसको अगले 2 महीने भी इतना रहेगा। तो वो 30 जुलाई को गवर्नर स्टेट बैंक खुद उसकी सदारत भी करेंगे और उस पर जो डिसीजन होगा तो वो थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस जो गवर्नर स्टेट बैंक है जमील अहमद साहब, वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे। तो इस माली साल में तकरीबन कोई 8 इजलास जो हैं वो जो शेड्यूल बनाए गए। ज़ुहैब, बड़े एक अहम मामले पर मैं आपसे ब्रेक के बाद डिस्कशन करूंगी, जो एक बच्ची का अगवा हुआ और फिर अगवा के बाद कत्ल भी हो गया, उस मामले पर मैं आपसे डिस्कशन करूंगी। लेकिन वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। शॉर्ट ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाजरीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं। ज़ुहैब, आपसे मैं डिस्कस कर रही थी, बड़ा अफसोसनाक कत्ल हुआ है, बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है और हमारी ह्यूमैनिटी के ऊपर एक सवालिया निशान बन गया है। जहांगीराबाद में जी एक बच्ची का कत्ल हुआ है, 8 साल की बच्ची जो कि पहले अगवा हुई, उसके बाद उसका कत्ल हो गया। ये हम पे एज अ ह्यूमन बीइंग और हमारी ह्यूमैनिटी पे एक सवालिया निशान है। कहाँ जा रहा है हमारा माशरा और हमारी सोसाइटी, हम कहाँ रिलाय कर रहे हैं? अच्छा, ये वाकया जो है वो कुछ इस तरीके से है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम पर्सनली भी टेकअप कर लेते हैं। एक तो होता है ना कि रूटीन के भी चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं, लेकिन इस केस को मैंने खुद पर्सनली जो है वो कुछ दिनों से खुद टेकअप जो है वो किया हुआ है और मेरी हर मुमकिन कोशिश है कि इसको जो है वो अथॉरिटीज तक जो है वो लेके जाएं। लेकिन इस पर जो एक्यूज थे वो अरेस्ट हो चुके हुए हैं। अच्छा, वाकया ऐसे है कि NA 148 की आखिरी यूसी है अली कासिम गिलानी साहब का ये हल्का है, जहांगीराबाद खाद फैक्ट्री से थोड़ा सा आगे करके ये इलाका बनता है। एक बच्ची जो है वो रूटीन के हिसाब से जिस तरह होता है, बच्चे जो है वो खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, हमसायों के घर जो है वो आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। तो एक घर है और उसके घर के बिल्कुल साथ वाला घर, एक ही दीवार है, कोई दूसरी दीवार जो है वो मौजूद नहीं है। उसकी बच्ची जो है, उसकी जो वालदा है, वो नेस्टर हॉस्पिटल में अपने किसी कजन का ऑपरेशन हुआ था, उसकी इयादत के लिए गई हुई थी और जो उसका वालिद है वो सऊदी अरब में एक मजदूर है। ठीक है। अच्छा, उन्होंने जो है वो उसमें उसको जो FIR वगैरह भी हुई, तो FIR में भी यही कहा गया कि वो बच्ची जो है वो अगवा हुई, 2 रोज तक उसकी फाइंडिंग जो है वो चलती रही। खैर, पुलिस ने शक की बुनियाद पर जो है वो इलाके को जो है वो कर दिया, मतलब कि घेराव में जो है वो अपने रखा। तो उसमें ये हुआ कि वहां से जब स्मेल आई, पुलिस ने उस घर की भी बार तलाशी की, लेकिन उनको वहां पर लाश नहीं मिली। जब वहां से इलाका मकीनों को वहां से स्मेल आई तो फिर जो है वो देखा गया एक सोफा जो है वो उन्होंने उसको जो है वो टारगेट किया और उस सोफे को जब उठाया तो उसमें से भी कुछ ना निकले। अच्छा, फिर जब शक पड़ा कि इसमें कुछ है, फिर जब सोफे को काटा गया तो उसमें से 8 साल बच्ची की जो है वो लाश निकली और उसकी लाश ऐसे कि उसकी आंखें बाइन हैं और वो नाकाबिले, मतलब आप उसको नहीं देख सकते। तो जब मैं शाम को उसकी फैमिली के घर जो है वो पहुंचा तो उसकी वालदा का जो है वो बुरा हाल हुआ था। मैं लाइव वहाँ पर जो है वो इलाके के लोगों से भी वो कर रहा था। तो उसकी जो वालदा थी मलाइका की, वो लाइव इंटरव्यू के दौरान जो है वो बेहोश हो गई। उसको नहीं समझ आ रहा कि जो है वो ये क्या मामला जो है वो हुए। तो अली कासिम गिलानी से हमने बात की। तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे किसी और की बच्ची का सुन के। लेकिन जिन पेरेंट्स पे, जिन बहन भाइयों पे ये गुजर रही होती है, वो खुद इस चीज को बेहतर जान सकते हैं कि वो किस तकलीफ का शिकार हैं। फिर अपनी आंखों के सामने देखना और पूरी जिंदगी आप इस तकलीफ को भूल नहीं सकते। मतलब आप ये देखें ना कि अब आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी जो है वो महफूज नहीं है। आप बिल्कुल हाल महफूज जो है वो इस तरफ जो है वो जा रही है कि मतलब कि आप किसी पर भी एतबार नहीं कर सकते कि कौन आपको किस नजर से देख रहा है, कौन आपको किस हसद की निगाह से देख रहा है, आपका पहनना, आपका उठना, आपका बैठना। तो ये सब चीजें हमारे मुआशरे में ना औरत पे वैसी बड़ी एलिगेशंस लगाई जाती हैं। खैर, अब तो मर्द औरत कोई भी बाहर नजर आए तो उन पर एलिगेशंस लगाई जाती हैं। लेकिन पूछना ये था कि 8 साल की बच्ची ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? देखिए, उसका क्या गुनाह हो सकता है? कोई गुनाह नहीं हो सकता उसका।
वो सिर्फ खेल रही है, हम कूद रही है, कौन अभी तो हैं? उसके पास कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। हम कौन होते हैं? 8 साल, अब फिर भी इसकी ज्यादा। हमने जैनब का केस देखा है। मैं एक वीडियो जो है वो देख रहा था कि एक छोटी छोटी बच्चियां, अभी रिसेंटली वाकया है लाहौर का, कि एक छोटी बच्ची जो है वो साइकिल चला रही थी अपने गली में, एक लड़का आया और उसको यहां पर किस करके वो भाग गया। उसने जब शोर किया, शाउट किया, तो जो है वो लड़का वहां से भाग गया। हम देखते हैं कि सीसीटीवी फुटेज आती है, एक लड़की जो है वो स्टूडेंट वो जा रही होती है और लड़के आते हैं उसको छेड़ के या उसका पर्स खेलने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं। हम देखें कि हमारा माशरा जो है वो कितना बेहस और हम किस जगह पे जो है वो खड़े हैं। एक आर्ट, फिर आपको वो सवाल बिल्कुल बेहतर है कि हम कहाँ पर खड़े हैं और उस 8 साल बच्ची की क्या दुश्मनी हो सकती है। ना उन्होंने कोई कर्जा लिया हुआ, ना उन्होंने जो है वो कोई लग्जरी गाड़ियों में रह रहे हैं, ना कोई लग्जरी घर में रह रहे हैं। तो आप किस चीज का हसद जो है वो उनसे करें। एक मामूली सा घर है, आप उस बच्ची का घर, वो छोटी सी गली में जो है वो एक टाइम में एक बंदा गुजर सकता है वहां से। सर, आप इस मौजू पे कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, इस तरह ये सिर्फ एक कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। हम कई सालों से देख रहे हैं कि कोई ना कोई इस तरह का जो है वो केस आ जाता है। ज़ैनब का केस बिल्कुल। फिर इस्लामाबाद में भी जो है विदाउट नेमिंग एनी पर्टिकुलर केस, उधर भी इस तरह के केस आए, और अब ये कल का वाक़या हुआ है। देखिए, जब तक इस तरह के मामलात में एग्जेम्पलरी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी ना, तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती। क्योंकि आप ये है कि आप पूरे मुआशरे को एक दिन में या थोड़े से अरसे में तब्दील तो नहीं कर सकते, ठीक है। लोगों की ज़हनियत को भी नहीं आप तब्दील कर सकते, और किसी की अंदर इंटेंशन क्या है, किस नज़र से वो किस मर्द को, औरत को, बच्चे को वो किस तरीके से देख रहे हैं, ये हम नहीं जान सकते। और तब भी पता लगता है जब इस तरह का कोई वाक़या सामने आता है। तो हुकूमत को और जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट है, उनको तो इस तरह के केसेस में एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देनी चाहिए, ताकि लोगों को खौफ ही डर इतना आए कि आइंदा कभी भी इस तरह की चीज़ रिपीट ना हो। क्योंकि ये आपने भी जैसे कहा कि अगर हमें इतना इस चीज़ का सदमा पहुंच रहा है, इतनी डिस्टर्बिंग हमें ये इवेंट लग रहा है, तो जिन लोगों के, जिस फैमिली के साथ जिनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है इस तरह के मतलब वाक़यात के साथ, तो वो इट इज़ टेरेबल। तो एग्जेम्पलरी पनिशमेंट इज़ द ओनली आंसर। बिल्कुल ऐसा ही है। और खुदारा अपने बच्चों को फ्रॉम डे वन उनकी ट्रेनिंग ऐसी करें। हमें अपने बच्चों को, चाहे वो लड़का है लड़की है, ये सब कुछ सिखाने की जरूरत भी है। जी बिल्कुल, हमें उनको ये ट्रेन करने की जरूरत है। हाँ। कि ये मुआशरा ऐसा है और हमने इस तरीके से चलना है इस मुआशरे में। बिल्कुल, क्योंकि ये समझा जाता है कि बच्चों को इस तरह की चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना, उसको टैबू समझा जाता है। लेकिन बच्चे एक सर्टेन उम्र में जब आएँ, तो माँ बाप का भी जो है फ़र्ज़ है कि वो इन चीज़ों के बारे में बच्चों को जो है जिस भी तरीके से आगाही फराम करें कि अगर आप किसी भी जगह पे अनसेफ फील कर रहे हो, तो उसके लिए आपको जो है किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने माँ बाप को बताना है, या जो भी अपने मतलब उस सिचुएशन में आप हों तो शोर मचाएं और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इस तरह की भी एजुकेशन ज़रूर जो है बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। जितना हम अपनी ट्रैफिक को और बाकी कवानीन को इम्पोर्टेंस देते हैं, हमारे यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने बात की एग्जाम्पलरी पनिशमेंट की, जी, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि आप पब्लिक के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं ना। जी। वो एक कत्ल जो हुआ है, अभी हम जिस बच्ची का जिक्र कर रहे हैं, वो सिर्फ उन लोगों का, उन फैमिली के लिए एक ड्रॉबैक नहीं है, ये हमारे लिए बहिस्सत इंसान, हमारे लिए भी उतना ही डिस्टर्बिंग और अलार्मिंग है। और ये हमारा खुद से सवाल है कि हम कहाँ रह रहे हैं, किस सोसाइटी में रह रहे हैं, और हम इस सोसाइटी के लिए कर क्या रहे हैं। तो प्लीज रेज योर वॉइसेस। आप कहीं पे भी अगर जुल्म देखते हैं तो वहां पे खामोशी इख्तियार हरगिज मत करें। आप कोशिश करें कि बोलें, उसको जितना हो सके लोगों तक पहुंचाएं। मेरे लिए तो ये बहुत डिस्टर्बिंग है, क्योंकि जब भी हम कोई ऐसा वाकया सुनते हैं तो दिनों महीनों तक हम देखिए, ये पूरे मुआशरे पे अटैक है, ये किसी एक सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल फैमिली पे नहीं है, पूरे मुआशरे पे ही अटैक है ऑब्वियसली। लेकिन शो को भी आगे बढ़ाना है, तो इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया मियां बख्तावर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और हमें इतनी इन्फॉर्मेशन से आगाही भी दी, और जो भी करंटली मामलात चल रहे हैं उसके बारे में हमें आगाह किया। ज़ुहैब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी ज़बरदस्त स्टोरीज हमारे साथ शेयर की। और मेरी यही कोशिश होती है कि आप तक वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा सके जो कि
एज अ मेन, एज अ वुमेन ऑफ सोसाइटी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया आपकी प्रेजेंस का। मिलेंगे हम ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक व्यूअर्स। शॉर्ट ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं और हाजिर हैं अपने नए मेहमानों के साथ। तारुफ करवाती चलूं, हमारे साथ मौजूद हैं फुरकान खान, जो कि एथलीट हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल विन किया है रिसेंटली एट वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025। अस्सलाम वालेकुम। शाम, कैसे हैं आप? ऑल गुड जी, ऑल गुड। बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। बेगम ने सुबह सुबह नाश्ता नहीं दिया ना। इस वजह से। अच्छा, नहीं, मेरे ख्याल से तो बेगमात वैसे ही बड़ी कॉन्शियस होती हैं कि हमारे शौहर हजरात जब भी घर से निकले तो हम उनको अच्छा सा नाश्ता करवा के भेजें, और ताकि वो अपने पूरे दिन के जो काम हैं वो बड़े एक्टिवली कर सकें। तो बेफिक्र है, आपकी बेगम आपको देख भी रही होंगी। अगर आप फ्रेश नहीं है तो घर जाके हो जाएंगे। तो वो मैं उसको उठाता नहीं ना, वो सुबह जरा लेट उठने की आदत है बेगम। अच्छा, ये देखिए, ये तो आपकी फिर केयर है। हाँ, ये आपकी केयर, ये आपकी मोहब्बत, एहसास है उनके लिए, जो कि हर रिश्ते में होना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपके माँ बाप हों, आपके बहन भाई हों, या आपकी बेगम ही क्यों ना हो। बेशक। तो ये एहसास, रिश्तों की जो उम्र है ना, ये जो एहसास है, ये रिश्तों की उम्र को बढ़ा देता है। बेशक। वैसे मुझे ये भी बताइए कि ये आप केयर कर रहे हैं या कल के नाश्ते को महफूज कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने वैसे फुल गो एड दिया हुआ है कि अच्छा। मतलब आप मुझे उठा दें, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी अच्छा। को नींद में एक नाश्ते के लिए खलल डालना। तो मैं बस फिर क्या कहते हैं। अच्छी बात है, ये एहसास होना बड़ा अहम है इस माशरे में और इस माशरे को आप जैसे लोगों की जरूरत है। फिर औरतें बेचारी सारा दिन चल होती है ना, हम तो निकल आते हैं ना, वो बेचारी फिर घर में खपती रहती हैं, ऐसा ही है, काम ये वो वगैरह, और फिर गर्मी, उफ खुदा, गर्मी तो बहुत और फिर शदीद है। किचन वर्क 1 घंटे का और हमारा बाहर का पूरा दिन का इज इक्वल। सही बात है, हकीकत है। अच्छा, तो सर मुझे ये बताइएगा फुरकान साहब, कि आपको वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में शिरकत का मौका कैसे मिला, और आप क्या ये पहले भी खेलते थे? मैं जी क्या कहते हैं 20 साल से फन पहलवानी से जो है रेसलिंग से मुंसलिक हूँ, और 100 से ज़्यादा जो ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन कर चुका हूँ, और पहले भी एशिया वर्ल्ड में पाकिस्तान के लिए मेडल्स लेके आता रहा हूँ। जबरदस्त। और ये जो अभी वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स हैं, इसका जो पिछला इवेंट था वो 2019 में चेंडू में हुआ था, चाइना में, उधर भी मैंने पाकिस्तान के लिए मेडल लिया था। और अभी ये वाला जो था वो यूएसए अलाबामा में था, उधर भी मैंने पाकिस्तान के लिए रेसलिंग के इवेंट में 2 ब्रॉन्ज मेडल लिए हैं। जबरदस्त। तो कंपटीशंस हमारी जिंदगी का हिस्सा है, खानदान से पहलवानी चलती आ रही है, तो लड़ते आ रहे हैं, कौम की खिदमत करते आ रहे हैं। कौम की खिदमत करते आ रहे हैं, ठीक है जी। तो इस इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना आपको कैसे महसूस हुआ कि ये इम्पोर्टेंट है? डेफिनेटली जी, आप मतलब एक नॉर्मल आप किसी कंट्री में एज ए टूरिस्ट जाते हैं, इट डजंट फील यू प्राउड, बट व्हेन यू आर हैविंग अ फ्लैग ऑन योर चेस्ट, तो ये जो चीज़ है ये बड़ी मुश्किल से आपको मिलती है, और इसको फिर आपने लेकर इसको मेंटेन भी रखना होता है, इसकी प्रेस्टीज को, इसके वकार को, सब वहाँ पे जाके खेलना और इसका नाम बुलंद करना, ये मोमेंट ऑफ प्राउड है। और आप देखें ना, 23 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तान की आवाम है, और उधर आप देखें कि अकेला बंदा वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था पूरे पाकिस्तान का फ्लैग, और उसको वहाँ उठाना, तो ये ज़ाहिर बात है मोमेंट ऑफ प्राउड है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो अमेरिका में होने वाला मुकाबला था, उसका माहौल कैसा था? 80 से ज़्यादा ममालिक की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी, अच्छा, वो वहाँ पर मौजूद थी। ह्यूज फिगर। यस, इट्स ह्यूज फिगर। और 10,000 प्लस एथलीट्स थे पूरी दुनिया से, जो 10,000 प्लस एथलीट्स, जिनमें आप भी शामिल थे। यस, तो उसको पार्टिसिपेट किया, उसमें रिप्रेजेंट किया, और डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, और हर कोई अपना कल्चर और अपना टैलेंट को परफॉर्म करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ क्वाइट गुड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो कैसा लगा आपको 10,000 लोगों के साथ परफॉर्म करना, और फिर अपने मुल्क को एक नुमाया करना वहाँ पे, और अपने मुल्क के झंडे को वहाँ पे दिखाना, और फिर ब्रॉन्ज मेडल भी विन करना? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैसे मैंने बताया ना कि बड़ा, एक तो हमारा पाकिस्तान से एक तो ट्रैवल बड़ा डिफ़िकल्ट है,
उसको मेरे डिपार्टमेंट ने जो है वो सही तरह सपोर्ट किया। आरपीओ साहब ने, एडिशनल आईजी साहब ने, सीपीओ साहब ने, वो सपोर्ट रही साथ। और उसके साथ मिल के फिर जब वहाँ पहुँचे तो डिपार्टमेंट कंटिन्यूसली मेरे साथ राब्ते में रहा, पूछता रहा कैसा रहा। फिर कंपटीशन डेज आ गए। कंपटीशन डेज में डेफिनेटली जी पूरी कंट्रीज़ के साथ पार्टिसिपेट करना, वो ऑफिशियल मीटिंग्स, ड्रॉज, एवरीथिंग सब टफ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने सक्सेसफुल किया है। और अमंग 80+ कंट्रीज़ अगर आप अभी भी जाएं गूगल पे सर्च करें तो इट्स मेंशन के द ओनली एथलीट्स फ्रॉम पाकिस्तान हु टुक पार्ट इन इट एंड गॉट मेडल्स, तो उसमें हमारा नाम आपको सर फहरिस्त नजर आएगा। क्या बात है, जबरदस्त। बड़ा फख्र महसूस होता है जब हम अपने मुल्क के लोगों को अपने मुल्क की ताकत को जाके किसी और मुल्क में परफॉर्म करते हुए देखते हैं और फिर वहां पे जीत। एक तो परफॉर्म करना एक बड़ी अहम बात है, फिर परफॉर्मेंस के बाद वहां से जीत के आना भी बड़ी अहम बात है। ऐसी है आप अपने कंट्री के लोगों को, चले जो भी सूरत हाल अभी मुल्क में चल रही है, आप जैसे लोग अगर हमारे मुल्क में मौजूद हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक, वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो हमें वो एक सहारा मिलता रहता है कि नहीं, अभी भी हमारे मुल्क के जो जवान हैं वो हमारे साथ हैं और वो हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं। आप जैसे जवान अगर हमारे साथ रहेंगे तो हमारा सर जो है वो फख्र से हमेशा बुलंद रहेगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। तो आपने कितना टाइम इस मुकाबले की तैयारी की, कितना वक्त लगा आपको इसकी तैयारी में? मैंने जैसे बताया ना कि हम क्या कहते हैं बचपन से पहलवानी कर रहे हैं। किसी भी कंपटीशन को compete करने के लिए उसके लिए सालों की मेहनत दरकार होती है। आप ये नहीं कि उठ के गए 2 दिन ट्रेनिंग की और जाके आप compete कर लेंगे इस लेवल पे। सालों साल की रियाजत, मेहनत, उसके बाद जाकर आप इस मुकाबले में पार्टिसिपेट करते हैं, compete करते हैं। और मेडल जीतने के लिए तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है। रातों को जाके मेहनत करनी, फिर उसमें मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट स्केड्यूल रहता है। फिर आपका डाइट प्लान, आपका लाइफस्टाइल एक आम इंसान की निस्बत बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। तो वो सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं पड़े। उसके बाद जाके एक अच्छा पहलवान जाके तैयार होता है और वो फिर कंपटीशन लड़ता है और मेडल जीतता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर जो आपका सेमीफाइनल था वो भारत के साथ था, तो वो कैसा रहा? अच्छा मुकाबला रहा है, काफ़ी सख्त मुकाबला था हमारा। दोनों के पॉइंट्स सेम थे। अच्छा। 8-8 पॉइंट सेम थे। और जो आखिरी पॉइंट था वो क्या कहते हैं उसने लिया था। तो हमारे इसमें कुश्ती की फील्ड में ऐसे होता है कि अगर पॉइंट्स आखिरी वाला जो ले लेगा, बेशक सेम भी हैं, तो दूसरा पॉइंट वो जो कंपटीटर है वो विन कर जाता है। अच्छा। लेकिन कंपटीशन काफ़ी टफ रहा, काफ़ी टफ रहा। अच्छा, आपको कोई फैमिली की तरफ से भी प्रेशर था कि जीत कर ही आना है, या कोई एक इंसान ने अपने आप को भी सेल्फ वर्क भी दिया हुआ होता है कि नहीं ये काम मैंने करना है, तो कोई प्रेशराइज तो नहीं थे आप? प्रेशर ये था कि compete नहीं करना, क्योंकि 2 महीने पहले मेरी सर्जरी हुई थी। तो घर वालों को ये पता था कि ये compete नहीं करेगा। What was that surgery? मेरी क्या कहते हैं अपेंडिक्स रैप्चर्ड हो गई थी अंदर ही, और ट्रेनिंग के दौरान ही पता ही नहीं चला। और वो 1 हफ्ता पूरा अंदर ही पॉइजन सारा चलता रहा। फिर जब बहुत ज्यादा हो गया तो फिर जाके ऑपरेट हुआ। और कंपटीशन की तैयारी तो मैंने बहुत अच्छी की थी, लेकिन ये जो सर्जरी हुई ना, फिर इसको 1.5 महीना रिकवर को लग गया। और 15 दिन बाद मैंने एक सर्जरी के बाद इंसान का खेलना आसान बात नहीं है। मेंटली फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। और घर वालों को तो यही पता था सिर्फ ये पार्टिसिपेट करने के, compete नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे जाने नहीं देना था। अच्छा। और ड्यूरिंग कंपटीशन मेरे जो एक स्टिच है वो भी खुल गया। वो फिर मैं उसके बाद काफी कॉम्प्लिकेशंस रही हुई कंपटीशन में, और मतलब काफी चीजें थी। फिर वही बैंडेज, फिर 103 पे बुखार, फिर नेक्स्ट डे उसके साथ compete करना। तो आई वॉज नॉट 100% रेडी फॉर दैट कंपटीशन, क्योंकि उसके साथ मेरे थोड़े से क्राइसिस चल रहे थे इस वजह से। ऑब्वियसली जब आप फिट होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं, तो आपके लिए काम करना उतना मुश्किल भी नहीं होता। और आप एक स्पेसिफिक फील्ड में क्योंकि काम कर रहे होते हैं, तो आप माशाल्लाह एथलीट, आप बता रहे हैं कि बचपन से ही आपको ये शौक भी था और फैमिली की तरफ से भी ये चीज़ आप में आई। लेकिन फिर एक सर्टेन फिजिकल और हेल्थ इशू के साथ परफॉर्म करना इज वेरी टफ, वेरी टफ। इंजरीज हमारी बहुत ज्यादा हो जाती हैं, रेसलिंग के अंदर बहुत होती हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज थी, इससे मैं भाग नहीं सकता था। ये एक ऐसी चीज थी जो हो गई। इट वॉज नॉट प्लान्ड, इट वॉज अनप्लान्ड, कि उसने पूरा। तो फिर ये विल पावर के साथ आप कह सकते हैं कि आप बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। यही मैंने आपको बताया ना कि वहां जाकर सिर्फ और सिर्फ अगर जो चीज थी ना, वो यही थी कि पाकिस्तान का झंडा जो है वो चेस्ट पे है,
और इसको बुलंद करना है। और उस टाइम मुझे अपने जो दुख दर्द थे या जो चीज से वो नहीं नजर आए। ये मैं बड़े सीरियस नोट पे बता रहा हूँ। और जब मैंने वहां पहले दिन मेडल जीता ना, तो घर वालों को जब मैंने पिक्चर्स भेजी तो दे वर शॉक्ड, क्योंकि यूएसए में उस टाइम रात, पाकिस्तान में रात के 2 बज रहे थे और यूएस में उस टाइम शाम हो रही थी, मतलब इस तरह से टाइम टेबल था कुछ। तो जब उनको पता चला, उन्होंने कहा यार ये तो लड़ पड़ा जाके, पार्टिसिपेट करने गए थे कि सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, पाकिस्तान का झंडा, ये तो जाके भिड़ पड़ा है। तो वो फिर देवर वरीड अबाउट कि भाई चलो मेडल इज वन थिंग, सेहत कैसी है, क्योंकि उनको तो उन्होंने ये सारे फेज से गुजरे थे। बताया कि टाइम जो था, टाइम पीरियड वो बहुत कम था, सिर्फ 1.5 से 2 माह का दौरानिया था सर्जरी के दरमियान, सर्जरी और कंपटीशन के दरमियान। तो आपने सिर्फ उन 2 माह में रिकवर भी किया, खुद को फिजिकली फिट भी किया और आपने वहां जाके परफॉर्म भी किया। और ये काम ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मैं आप सबको भी बता रही हूँ कि ये काम वही कर सकता है जो पैट्रियोटिक हो, जो दिल से अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए कुछ भी करना चाहता हो। ये काम सिर्फ वही कर सकता है। अदरवाइज हम ऑब्वियसली हम पहले अपनी फिजिकल हेल्थ को देखते हैं, हम अपनी हेल्थ कंडीशंस को देखते हैं, उसके बाद हम बाकी चीजों को देखते हैं। लेकिन आपने अगर ये काम किया है तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने ये किया है और आप ये जीत कर भी लाए हैं पाकिस्तान के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये भी बताइएगा फुरकान साहब, मुझे पता चला कि आप पुलिस के नुमाइंदे भी हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो आप पुलिस की मुलाजमत भी करते हैं और पुलिस की मुलाजमत इटसेल्फ एक बड़ी टफ जॉब है। Exactly. तो आप उसके साथ साथ अपने इस शौक को एज ए एथलीट कैसे मैनेज करते हैं? अब तो मतलब काफी सही हो गया, स्ट्रीम लाइन हो गई है, काफी चीजें पता है कि ये इस दिन ड्यूटी है, इस दिन ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग ड्यूटी के बीच में करनी है, और मतलब ये सारी चीजें अब ऐसे हैं। लेकिन शुरू में वाकई बहुत डिफिकल्ट था, और ख़ास तौर पे गर्मी में आप 12 घंटे की ड्यूटी करें, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ऑब्वियसली इनसाइड और आउटसाइड में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और जिस किस्म के आप कभी कभी लोगों से मिलते हैं ना बाहर, तो आपका वैसे ही अच्छा, मैं इसी को कंटिन्यू करूंगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक पे जाएंगे हम और ब्रेक के बाद वापस आकर हम मजीद बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाजरीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं, वापस आ गए हैं एक ब्रेक के बाद, आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। इसी के साथ हमें दूसरे हमारे गेस्ट ने ज्वाइन किया है, डॉक्टर सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपसे आज मैं एक बड़ा अहम मौजू डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन भी बन चुका है। और ये सिर्फ एक घर का मसला नहीं है, ये हर घर का मसला। आप देखें, हर घर का बच्चा, हर घर की जवान नस्ल जो है वो मोबाइल फोन का पहले इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल रील्स जो हैं वो देख रहे हैं। रील्स, आप सबको समझाती चलूं कि एक शॉर्ट कुछ सेकंड्स की वीडियोस होती हैं, शॉर्टेस्ट वीडियोस, जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड की जाती हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे, तो उनको रील्स कहा जाता है। तो आपने देखा होगा कि रील्स पे आजकल हमारे बच्चे, जवान नस्ल, तमाम लोग जो हैं वो इस पे शिफ्ट हो गए हैं, और रील्स देखते हुए वक्त का पता नहीं चलता, वक्त का तकाजा नहीं होता, कब बैठते हैं और कब उठते हैं। 2 से 4 घंटे जो है वो एक ही मोबाइल फोन पर बैठ के रील्स को देखते रहना, स्क्रॉल करते रहना। ना ये सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ को असर डालता है, आपकी फिजिकल हेल्थ ऑब्वियसली, आपकी आई साइट, बैकबोन, ये सारी चीजें इससे अफेक्ट होती हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जो आपकी मेंटल हेल्थ पे जो असर डालता है वो बड़ा अलार्मिंग है। तो इससे मुझे ये लगता है कि घर के जो हमारे घरेलू रिश्ते हैं, जो हमारे आसपास के रिश्ते हैं, वो बड़े मुतासर होते हैं। हम शायद एक हकीकी दुनिया से दूर भागते जा रहे हैं और हम उस एक रील वर्ल्ड में घुसते जा रहे हैं। तो सर, आज इस मौजू पर मैं आपसे बात करूंगी, और मुझे आप बताइएगा कि ये जो रील्स हैं, इनको हम कह सकते हैं कि ये एक नशा या एक आदत इख्तियार करते जा रहे हैं लोग? लीजिए, आपने रील्स के मुतालिक जो बात की है, वो बुनियादी तौर पे मैं इसे पहले थोड़ा एक तमहीदन कुछ मालूमात आपसे शेयर करता हूँ
कि हमारा जो जहन है वो बुनियादी तौर पे एक खाली स्लेट की मानिंद है। ठीक है। और हमारी जहन के ऊपर जितनी भी मालूमात हैं वो एक प्रिंट की सूरत में स्टोर होती हैं। यानी कि जैसे अगर हम लिखते हैं 2+2, तो ये नहीं है कि 2 का हिस्सा हमारे यहाँ कंप्यूटर की शक्ल में, जैसे कंप्यूटर में 2 लिखा हुआ नजर आता है, ऐसे हमारे जहन के अंदर कोई फीड होता है, नहीं। लैंग्वेज के जो लफ्ज हैं वो अल्फाबेट की सूरत में हमारे जहन में फीड नहीं होते, ये एक पिक्चर की सूरत में हमारे जहन में फीड होते हैं। तो हमारा जहन अगर 4 घंटे रील देखने के दौरान सैकड़ों या हजारों मनाजिर अपने जहन के अंदर स्टोर करेगा, बिल्कुल, तो उस स्टोरेज को वो कहां लेके जाएगा? स्टोर तो हो रहा है, जो चीज हम देख रहे हैं वो इनप्रिंट हो रहा है हमारे जहन के अंदर। हमारा जहन क्या करता है, उसमें से कुछ चीजों को नाकारा समझ के साइड पे रखता है और कुछ चीजों को कारा समझ के स्टोर कर लेता है। ठीक है। अब हमें नहीं अंदाजा ये हमारी जो बेसिकली हमारा अनकॉन्शियस है वो किन किन चीजों को स्टोर कर रहा है, और वो जो स्टोर कर रहा है वो चीजें हमारे काम आएंगी भी या नहीं काम आएंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने 6ठी से लेके मैट्रिक तक 10वीं तक हमने मैथ्स पढ़ा है और उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ी, लेकिन वो तमाम जिंदगी हमारे किसी काम नहीं आने वाली चीजें, वो हमारे जहन में स्टोर जरूर है। इसी तरीके से जो स्टोरेज है वो हमारे अनकॉन्शियस को बिल्ड कर रही है, और यही अनकॉन्शियस हमारे कॉन्शियस को इंटरप्ट करता है और हमें चलाता है। ओके। तो अगर हम गार्बेज को जमा करते रहेंगे तो यही गार्बेज हमारे जहन को कंट्रोल करने के पोजीशन में आ जाएगा। इसी वजह से है कि आप ये देखेंगे कि जो रील्स देखने वाले हैं इनकी जिंदगी में सुकून की कमी हो जाएगी, नींद की कमी हो जाएगी, पोटेंशियल की कमी हो जाएगी, एनर्जी की कमी हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि कोई भी कारामद चीज उनके जहन में जमा नहीं होती। भी रहते हैं। ऐसा ही है ना। देखिए, अगर हम हेल्दी चीजें खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, अगर हम हेल्दी सोचें अपने जहन के अंदर फीड करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। इसी तरीके से अगर हम हेल्दी इमोशंस को अपने दिमाग का हिस्सा बनाएंगे तो हम खुश रहेंगे। ये मेंटल हेल्थ का एक जुज्व है, इमोशंस जो है। अब आप ये देखिए कि एक रील्स देखते हैं, जो नौजवान नस्ल है, मैं उसमें कहने में कोई तरद्दुद महसूस नहीं करूंगा कि वो खवातीन की वीडियो और जो हिजान अंगेज वीडियोस हैं उनको प्रेफर करते हैं। फिर लड़कियां भी इसी तरीके से हैं, लड़कियां भी ऐसे हीरोज टाइप की रील्स को ज्यादा पसंद कर रही हैं और फैशंस को पसंद कर रही हैं और नए ट्रेंड्स को पसंद कर रही हैं। अब ये ना हीरो उनकी जिंदगी में है, ना वो फैशन के ऊपर उनका कंट्रोल है, ना वो चीजें उनकी जिंदगी में है, क्योंकि रील्स की सूरत में हम हजारों नहीं लाखों चीजें देख रहे हैं। क्या वो लाखों चीजें हमारी जिंदगी में आ सकती हैं? पॉसिबल ही नहीं है। हम सैकड़ों फैशन देखते हैं लेकिन 1 या 2 कर पाते हैं, अडॉप्ट 1 ही कर पाते हैं या 2। ऐसे हमने साल में 4 सूट लेने हैं तो 4 डिजाइन बना सकते हैं, लेकिन हमें जो सूट इंस्पायर कर रहे हैं वो सैकड़ों कर रहे हैं। हमें ज्वेलरी, जूते, बालों के स्टाइल जो हैं वो सैकड़ों अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम अडॉप्ट 1 या 2 स्टाइल को कर रहे हैं। यही सीक्वेंस अगर आप मर्दों को देखेंगे तो मर्दों को भी तो सैकड़ों लड़कियां नजर आ रही हैं, लेकिन जो उसको अवेलेबल है वो उसकी एक बीवी है। वो 1 स्टाइल करेगी या 2 करेगी, लेकिन उसको जो अट्रैक्शन है वो सैकड़ों स्टाइल में है। तो इस तरीके से मैं ये समझता हूं कि लोगों का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो पूरा नहीं हो रहा। लोग अपनी बीवियों से मुतमईन नहीं है, बीवियां अपने शौहरों से मुतमईन नहीं है। उसकी वजह क्या है कि वो उनका एक्सपोजर इतना बड़ा हो गया है कि जो उनको अवेलेबल स्टफ है वो उनको कमतर नजर आता है। नौजवान नस्ल जो है वो अपने कंपेटिटर्स को देख रहे हैं। जैसे अभी एक कोरियन हीरो आता है, वो बड़ा स्टाइल में, अब वो पहले आता था कि वो नकाब किया हुआ है, उसने वो ना इधर लड़कियों को देख रहा है ना इधर लड़कियों को देख रहा है, बस वो गुजरे जा रहा है और पूरी दुनिया उस पर मर रही है, उसकी शक्ल ही नजर नहीं आ रही। लेकिन अब उस मेहरबानी उसकी क्या, वो उसने अपनी शक्ल दिखानी शुरू कर दी है। अब लड़कियां उसको कार्ड्स दे रही हैं और ये अब हमारी नस्लें जो हैं, हमारी बच्चियां जो हैं, हमारी बहनें हैं, ये उस कोरियन स्टाइल को आइडलाइज करती हैं, कोरियन ड्रामे देखती हैं, कोरियन गाने सुनती हैं और कोरियन स्किन केयर करती हैं। अब ये कोरियन लड़की तो उनको दस्तयाब नहीं है। जब ये शादी के लिए अपनी चॉइसेस करेंगी ये लड़कियां, तो इनका इमेज जो सेट हुआ है, डिफॉल्ट सेटिंग जिसे हम कहते हैं ना, कि जो इनकी डिफॉल्ट सेटिंग है वो तो कोरियन स्टफ पे हुई हुई है।
अच्छा सर, उसके अलावा अगर हम लड़के और लड़की के पॉइंट से हट के भी बात करें तो हम सोशल मीडिया पे जो हम रील्स देखते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, मीम्स होती हैं, उसमें फैशन होता है, उसमें लाइफस्टाइल होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे अहम मौजू पे डिस्कस किए हुए होते हैं। तो ये सारे आपके ह्यूमन ब्रेन पे, ह्यूमन साइकोलॉजी पे बड़ा इंपॉर्टेंट और एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डाल देते हैं। ऐसे ही है। देखिए, जब आपको कुछ चीज पसंद आएगी तो ये पहला स्टेप है कि आपको कोई चीज अच्छी लगी। दूसरा स्टेप ये है कि आप के इमोशन उस चीज के साथ अटैच हो जाए, कनेक्ट हो गए कि आपको वो अच्छी लग रही है। जैसे कोई चीज आपको अच्छी लगेगी तो तीसरा स्टेप है कि आप उसको पाना चाहेंगे। इससे लड़ाई शुरू होती है कि हम जो चीजें देख रहे हैं उनको पा नहीं सकते, और हमारी नौजवान नस्ल को ये बात समझ नहीं आ रही कि जो चीज हम पा नहीं सकते तो उसको हम देख क्यों रहे हैं। अच्छा, और इसी मौजू पर सर मैं आपसे बात भी करूंगी कि हम सुस्त हो जाते हैं बड़ा बैठ के जब रील्स को देखना, और वो रील्स मैंने कुछ देखा है एनिमेटेड रील्स भी लोग देखते हैं। हमारे जो आज के बच्चे हैं, पहले तो वो देखते थे ना पोएम्स और कुछ कार्टून स्पेसिफिक, लेकिन अब वो यूट्यूब किड्स पे अगर आप जाएं तो वो उस पे शॉर्ट रील्स बच्चों की कार्टून्स की फॉर्म में नजर आती है, एनिमेटेड फॉर्म में नजर आती है। तो उस मौजू पर भी बात करेंगे हम, लेकिन वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाजरीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं और हम बात कर रहे थे आज सोशल मीडिया और रील्स की भी, और फुरकान साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनका मुझे तारुफ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तमाम लोगों का फ़ख्र हैं वो, और हम तमाम लोग उन्हें जानते हैं। फुरकान साहब, अभी आप बता रहे थे मुझे कि आपको जो हेल्थ इश्यूज हुए और जो आपकी सर्जरी हुई, इसी दौरान आपके पास सिर्फ 2 मंथ्स का टाइम स्पैन था जिसमें आपने रिकवर भी किया और उसके बाद जाके आपने पार्टिसिपेट भी किया और परफॉर्म भी किया। तो मुझे ये बताइएगा कि एज एन एथलीट आपने अपनी डाइट को किस तरह से बैलेंस रखा हुआ है, और आप क्योंकि आप पुलिस में भी मुलाजमत करते हैं तो फिर डाइट को कैसे बैलेंस्ड और कंट्रोल लेके चलते हैं? डाइट बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। डाइट बड़ा मैटर करती है क्योंकि हमारी जो डाइट है वो एक आम इंसान की निस्बत काफी डिफरेंट होती है। अच्छा। हमें जरा प्रोटीन जो डाइट है वो मतलब ज्यादा इंटेक करना पड़ता है क्योंकि हमारे मसल्स बहुत ज्यादा टूटते हैं और उसको फिर हमने रिकवर करना होता है, रिहैब करना होता है ताकि वो अगले ट्रेनिंग सेशन के लिए बिल्कुल रेडी हो। ठीक है। तो इस पर्पज के लिए मेरी जो शादी से पहले तो मेरी अम्मी करती रह गई हैं, मतलब उनका यही रूटीन होती थी, सारे घर वालों का खाना अलग बनाती थी और मेरा देसी घी में बकरा अलग। डेली मेरा मटन बनना ही बनना है। अच्छा। उसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं। अगर मटन का दिल नहीं है तो फिर देसी मुर्गी पकनी है। इवन कि अगर अंडा भी है तो वो देसी। तो मतलब मेरी जो ज्यादातर डाइट है वो देसी है, नेचुरल है, आप ये कह सकती हैं। फिर उसमें हर्ब्स वगैरह बहुत ज्यादा हैं। हाँ। वो पंसार वाले नुस्खे नहीं होते, वो भी होते हैं। तो वालिद साहब मेरे ही इज नॉट प्रोफेशनल हकीम, लेकिन उनको हिकमत पे बड़ा अबूर है। तो ही इज वेरी कॉन्शियस अबाउट माई डाइट। तो वो साथ साथ वो जो हम उनको पोसे कहते हैं हमारी जबान में। अच्छा। वो एक ठंडे पोसे होते हैं कि वो आपके जिगर को जो है वो ठंडा रखते हैं। ये बताइएगा जरा ये है क्या, क्योंकि मैंने तो ये लफ्ज पहली दफा सुना है। ये पोसे होते हैं जैसे ये संदल का बूरा हो गया। अच्छा। मतलब ये काफी बी दाना हो गया और ये सारी चीजें जो है ना पंसार से मिलती हैं और रात को आप इनको भिगो के रखते हैं और सारी रात उनके जो पानी में पड़े होते हैं वो सारी चीजें पानी में मिक्सअप हो जाती हैं। सुबह छान के हम वो निहार मुंह पी लेते हैं। है वो पानी में निकल आता है तो फिर आप वो छान के निहार वो छान के हम सुबह निहार मुंह पीते हैं और इट्स रियली गुड फॉर स्टमक हीट और लीवर हीट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। क्योंकि आपकी स्टमक हीट के लिए तो लोग तुख मलंगू, डेफिनेटली मैंने कहा ना ये सारी चीजें मैं बोल नहीं सका नाम, तुख मलंगा, दाना, कतीरे और ये सारा कुछ डलता है। अच्छा। ये कोई टोटल 11 इंग्रेडिएंट्स हैं, मुझे नहीं पता, बस अब वो लेके आते हैं। वालिद साहब को पता एज इट इज मैं वो साशे जो है ना वो बना हुआ वो मैं डाल देता हूँ पानी में। मुझे पता है कि सुबह मेरा जो मटका है ना वो रेडी होगा
और मैंने उसको पी के ट्रेनिंग पे चले जाना है। अच्छा, ये छोटे छोटे फैक्टर्स जो हैं, जैसे सुबह निहार मुंह बादाम खाना छील के, रात को अगर आप भिगो के रख दें और सुबह वो बादाम जो है वो निहार मुंह खाना, फिर आप अगर ये जैसे आप कुछ इंग्रेडिएंट्स का नाम ले रहे थे, कतीरा गोंद, तुख मलंगू और ये तमाम चीजें, फिर कुछ लोग काली मिर्च और लौंग, ये चीजें भी पानी में भिगो के रख देते हैं और सुबह उसका पानी जो है पीते हैं, क्योंकि एक्सट्रैक्शंस जो होती हैं वो पानी में होती हैं। ऐसी है। तो ये छोटी छोटी चीजें देखने में हमें लगता है कि नहीं ये इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर इनका लॉन्ग टर्म इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत इफेक्टिव हैं, ऐसी आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। ऐसी आप इस चीज को महसूस करेंगे जब ये मतलब आप गर्मी में स्वेट होते हैं ना, तो ये आपके पोर्स से पसीने निकलते हैं ना, तो वो इसके साथ ही आपकी जो अंदर बीमारियां हैं या मतलब अंदर जर्म्स हैं या कोई भी पोशीदा ऐसी चीजें हैं, तो ये चीजें एक्सट्रैक्ट कर देती हैं। फिर जब आप ये उस टाइम होता है जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, तो वो 2-4 घंटे का जो हमारा सेशन है एक्सरसाइज का, उस दौरान आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि आप स्वेट करें, आप एक्सरसाइज करें। अब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप स्वेट करते हैं, और ये जो पसीना निकलना है ये सेहत की अलामत है कि अगर आप जितना स्वेट होंगे आपके अंदर से। कुछ लोगों को नेचुरली भी जो है वो पसीना बड़ा कम आता है। आप देखें ना, आपको नेचुरल आता होगा इसलिए आप दुबली पतली हैं, हम पहलवान हैं बड़े, तो जिन्हें आता है वो फिर उनके वजन नहीं बढ़ते, हमारे वजन बढ़ जाते हैं। हमें इवन के स्वेट करने के बावजूद भी क्या कहते हैं। अच्छा, नहीं, मुझे नेचुरली नहीं आता इतना, मुझे स्वेटिंग नेचुरली नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, फिर डाइट पे कंट्रोल होगा। बहुत ज्यादा। अच्छा, डाइट पे आपने बताया कि आप मीट, बीफ और ये चीजें खाते हैं, तो इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल आप करते हैं? डेफिनेटली नट्स का, फ्रूट्स का, हर चीज़ का इस्तेमाल होता है। उसके बगैर तो हमारी डाइट कंप्लीट ही नहीं होती, क्योंकि फ्रूट जो है वो आपको डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। नट्स जो हैं पड़े वो आपको स्ट्रेंथन करते हैं, आपकी ब्रेन को, आपके मसल्स को। तो ये मतलब थ्रू आउट हम क्या कहते हैं खाना पीना लगा रहता है। पहलवान की जो एक जिंदगी है वो खाने से मुंसलिक है। उसने सोना है, खाना खा के सोना है, उठना है तो खाना खाना है, बाहर जाना है पहले खाना खाना है, जाने के बाद वहां पे बाहर जाके भी कुछ खाते हैं जब आप जॉब में होते हैं। वो सारी बात है, वो यही होता है कि कित्थों आए हो, खाना खा के आए, कितने जा रहे हो, खाना खा जा रहे हो। तो यही चलता रहता है। ट्रेनिंग में भी ऐसी होता है कि मैं मतलब जब रात को पेट्रोलिंग करता हूँ तो मतलब हमारी गुलगश्त में जब मैं रहा हूँ तो 2 पेट्रोलिंग व्हीकल्स होती हैं, गुलगश्त 1 और गुलगश्त 2। तो मैं मोस्टली गुलगश्त 2 पे होता था। तो जब भी 15 की कॉल आती थी ना, तो 15 की कॉल आती थी तो वो कहते थे कि हाँ जी पहलवान जी किथे ने? सर पहलवान जी खाना खा रहे ने। उन्होंने वो चोर भी फाड़ लेने, आप ऐसा करें जी गुलगश्त 1 को दे दें, पहलवान साहब अभी खाना खा रहे हैं। घंटे बाद फिर कहा पहलवान साहब क्या करें? पहलवान साहब ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो सारी रात तो मेरी ये सारा मामला चलता रहता है। सारी रात ट्रेनिंग भी होती है, खाते भी रहते हैं। और डॉक्टर साहब, आपसे अभी मैं जिक्र कर रही थी कि सोशल मीडिया रील्स किस तरह से इस पे मेंटल हेल्थ पे असर डालते हैं, तो क्या ये भी मुमकिन है कि हम जो हकीकत है उससे दूर भागते जा रहे हैं, या सोशल मीडिया रील्स हमें हकीकी जिंदगी से दूर खींच रही हैं? मैं पहले आपका पिछला सवाल का जवाब दे दूं, जिसमें आपने पूछा था कि बच्चों के जो कार्टून की एनिमेटेड वीडियोस देखते हैं वो, उसका जवाब ये है कि बच्चे जो हैं वो, आपने बच्चों की नेचर आमतौर पे देखी होगी कि बच्चे कुछ अरसे तक एक खिलौने से खेलते हैं, उसके बाद उनका दिल भर जाता है। ऐसा ही है। फिर नया खिलौना आता है, को या तो तोड़ देते हैं या फेंक देते हैं, फिर नया खिलौना आता है तो वो पुराने को भूल जाते हैं। इसी तरीके से जब बच्चों को पुराने कार्टून्स थे जो ब्लैक एंड व्हाइट थे, या लाइंस के अंदर जो कार्टून ड्रॉ होते थे पेंसिल वर्क, नहीं सर, अगर आप देखें तो अब सोशल मीडिया, जब हम कंटेंट की बात करते हैं जो कि रील्स की फॉर्म में अपलोड होता है, हम अगर कंटेंट क्रिएट करते हैं तो वो लाइफस्टाइल, फैशन और इन चीजों के अकॉर्डिंग होता है। तो बच्चों के लिए ऐसा कंटेंट बनाया जा रहा है जो फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली लोग देखते हैं, यानी उन वीडियोस में बच्चे इंक्लूडेड होते हैं, या फिर वो एनिमेटेड वीडियोस होती हैं जिसमें कोई ना छोटी सी कुछ सेकंड्स में एक स्टोरी को दिखाया जाता है, और वो बड़े इफेक्टिव मैसेजेस भी होते हैं, जैसे झूठ हो गया, सच बोलना, ईमानदारी, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स लिए जाते हैं और उन पर फिर रील्स बनवाई जाती हैं बच्चों से, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड होती हैं। फिर बच्चे जो हैं वो उनको देखते हैं। बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि जो आप जैसे बात करिए, इस
पैरामीटर के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पॉजिटिव एस्पेक्ट में कार्टून बना रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक बहुत जो बल्क में कार्टून की आप ये समझ लें कि तादाद बढ़ रही है, वो ये है कि एनिमेटेड कार्टून जो हैं ये बनते बड़ी आसानी से हैं। इसमें आप कैरेक्टर्स चूज करते हैं और ऑटोमेटिकली आप कंप्यूटर में बैठ के चीज़ें डिज़ाइन कर लेते हैं। अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सूदमंद हैं। और फिर ये जो बच्चे एनिमेटेड कार्टून देख रहे हैं, ये पहले एक कार्टून ब्लैक एंड वाइट से कार्टून, फिर रेगुलर कार्टून आए जिसमें से इंसानी शक्लें वाज़े होने लग गई, फिर इंसानी शक्लों से फिर वो एनिमेटेड की तरफ आ गया। तो बच्चा भी अब है ना बोर हो जाता है नॉर्मल कार्टून्स को देखते हुए, तो वो एनिमेटेड की तरफ आ गया है। ये एनिमेटेड से भी कुछ अरसे के बाद बोर हो जाएगा और बच्चा शिफ्ट करता जाएगा। इन द फ्यूचर आई डोंट नो कि किस किस्म के कार्टून्स आए, लेकिन बच्चा जो है वो एक जगह पे कायम नहीं रहेगा, क्योंकि जब उसको नया खिलौना मिल गया तो वो पुराने को भूल जाएगा। तो बच्चे की मेंटल हेल्थ पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, बच्चा जो है जो चीज सीख रहा है वो उसकी कॉग्निशन का हिस्सा बन रहा है। आप एक अच्छे और मैंने ये भी देखा है कि बच्चे जो हैं वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे मोबाइल पर रील्स देखते रहते हैं। ये तो कम बता रही हैं आप, बच्चे इसे ज्यादा देखते हैं। ये 2-2 4-4 घंटे तो मैंने अपनी सराउंडिंग्स में बच्चों को इतनी देर मोबाइल इस्तेमाल करते देखा है। ये 2-2 4-4 घंटे तो बच्चों की माएँ देख रही हैं, बच्चे इसे ज्यादा देख रहे हैं। अच्छा, क्योंकि जब बच्चे की माँ जो है ना वो 2 घंटे मोबाइल में इन्वॉल्व है, तो बच्चे के पास तो अपना मोबाइल है, तो बच्चा अपने मोबाइल से कार्टून देख रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि बच्चा अब रील्स देखने लग गया है। कार्टून से अब बच्चा हटता जा रहा है। हम उसे कार्टून लगा के देते हैं, वो कहता नहीं रील्स, वो बस थोड़ी देर कार्टून देखेगा, उसके बाद उसको पता है कि रील कैसे आनी है। ऐसे ही है। तो हर सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक की रील्स हैं, जैसे यूट्यूब की रील है, इंस्टा तो है ही रील्स, और टिकटॉक तो है ही रील्स के ऊपर। तो बच्चा शिफ्ट हो रहा है रील्स की तरफ। रील्स के अंदर कुछ ऐसी रील्स हैं जो बच्चे के देखने की उम्र नहीं है उन रील्स को। तो बच्चा एक अपनी एज से पहले ही वो चीजें अपने जहन के अंदर महफूज कर रहा है। ये एक प्री मैच्योर जो एक बात है, ये बच्चे के लिए बड़ी नुकसानदेह है कि हर चीज सीखने का एक टाइम होता है, एक एज मुकर्रर है। उस एज के ऊपर अगर वो चीज सीखी जाएगी, और वो जरूरी है, ये नहीं कि लाइफ की जो चीजें हैं इंसान की जिनसियात के मुतालिक है, शादी के मुतालिक है, मोहब्बत के मुतालिक है, ये सब चीजें एक बच्चे ने सीखनी है। लेकिन ये कब सीखनी है? जब वो बालिग हो जाए, जब बालिग होने के करीब हो। तो मैं समझता हूं कि ये जो 5-7 साल पहले बच्चा चीजें सीख रहा है, वो उसकी ज़हनी सेहत के लिए खतरनाक है, उसके इमोशंस के लिए खतरनाक है। तो आप ये देखिए कि बच्चा हमारा आजकल का जो बच्चा है वो कहाँ कम्पीट कर रहा है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि क्या वाकई हम हकीकत से दूर होते जा रहे हैं इन सोशल मीडिया रील्स की वजह से? हकीकत से क्या, हम एज ए नेशन खत्म होते जा रहे हैं। ये हमारे भाई पुलिस से आए हैं, इनको बहुत ज्यादा अंदाजा होगा कि अभी लेटेस्ट जो पुलिस की भर्तियां हुई हैं, कोई बच्चा पहुंचता है भला एंड लाइन तक? कोई बच्चा नहीं पहुंच रहा। इसका मतलब ये कि हमारी नस्ल जो है उसके अंदर सलाहियत ही नहीं है, वो जिस्मानी तौर पर इतनी खत्म हो गई है। और ये खत्म कैसे हुई है? ये इसी सोशल मीडिया की वजह से खत्म हुई है। अच्छा, कि बच्चे अपना टाइम जो है वो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कंज्यूम करते हैं, जिस्मानी प्रैक्टिस उनकी जीरो है, जिसकी वजह से वो सोसाइटी के अंदर अब मुकाबला करने के काबिल नहीं है। सर, आज मैं प्रोग्राम के शुरू में भी मैंने जिक्र किया कि हम स्पोर्ट्स से दूर भागते जा रहे हैं, हम गेम से दूर भागते जा रहे हैं। हमने अपने बच्चों को सारा का सारा वक्त जो है वो मोबाइल फोन पे लगा दिया है या फिर इंडोर गेम्स में लगा दिया है। ठीक है, इंडोर गेम्स इंपॉर्टेंट हैं, मोबाइल फोन भी कहीं ना कहीं अहम है, लेकिन ऐसा जो आपके जिस्मानी खेलों की अहमियत है उसको प्लीज कम ना करें। देखिए, ये गवर्नमेंट का काम है, बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट का काम है कि वो बच्चों को सहूलियात फराहम करे, उनको ग्राउंड फराहम करे। अभी गवर्नमेंट ने कुछ जगहों पे अलाउ किया है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स के ग्राउंड्स हैं, यूनिवर्सिटीज के ग्राउंड हैं, वो पब्लिक के लिए खोल दिए जाए, कुछ खुले हुए हैं। इससे पहले एक तवील अरसे तक ये तमाम ग्राउंड्स बंद थे, अब ऐसा ऐसा ओपन होना शुरू हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें जैसे जैसे अवेयरनेस आएगी, जैसे जैसे गवर्नमेंट कम होंगी, जी हम ये उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है जी, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं और बात कर रहे थे हम डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, मैं ये सवाल आपसे पूछ रही थी कि क्या वाकई सोशल मीडिया रील्स जो हैं वो हमें हकीकत से दूर कर रही हैं? जी, हकीकत से दूर
इसलिए आप कह सकती हैं कि मैं इसकी बड़ी सिंपल सी आपको एग्जांपल दूंगा कि एक भूखे शख्स के सामने अगर आप बिरयानी की वीडियो चला दें, तो वो उसे देख के खुश तो होगा, लेकिन जो उसकी तलब है वो एक महरूमी में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि बिरयानी उसको मिल नहीं रही। लेकिन सर अगर देखा जाए तो लोग इससे मोटिवेट भी बहुत होते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ समवन इज हैविंग अ गुड हाउस और हैविंग अ गुड नंबर ऑफ कार्स, और वो उसको बता भी रहा है और वो अपनी जर्नी भी शेयर कर रहा है कि मैंने ये गाड़ियां, ये घर ऐसे नहीं कमाया, मैंने उनको कमाने, उनको बनाने के लिए मेरी इतनी मेहनत, इतने सालों की स्ट्रगल लगी है। और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक अपना छोटा सा बिजनेस खोलने के लिए भी अपनी डे वन से स्ट्रगल दिखाते हैं सोशल मीडिया पर। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब चीजें बनती हैं तो वो एक फायदे को मद्देनजर रख के बनती हैं, लेकिन जब उनका इस्तेमाल होता है तो वो डिफरेंट है। असल बात ये सोचने की ये है। आप ये देखिए कि ये जो एप्स हैं, मतलब जैसे टिकटॉक ऐप है, ये इस काम के लिए बनी ही नहीं थी जो अब इस टिकटॉक पे जो चीज चल रही है। ये जिन्होंने बनाई थी उनका मकसद था कि बिजनेस की कम्युनिटीज के लोग आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे और एक दूसरे के साथ अपनी मालूमात शेयर करेंगे। लेकिन अब उनका भी कंट्रोल नहीं रहा, क्योंकि ऐप है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी मर्जी, और हर कैटेगरी ऑफ पीपल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। तो अब ये अवाम के बहाव में बहती जा रही है। इसी तरीके से फेसबुक को देखें आप, फेसबुक भी जब बनी थी तो वो किस मकसद के लिए बनी थी, व्हाट्सएप बना था किस मकसद के लिए बना था, लेकिन अब जो चीजें व्हाट्सएप पे आ रही हैं या व्हाट्सएप चैनल्स बन गए हैं और व्हाट्सएप चैनल्स भी बन गए हैं, तो मैं समझता हूं कि चीजें जो हैं वो जिस मकसद के लिए बन रही थी वो मकसद पूरा नहीं हो रहा। हम अगर ये कहें कि हम बच्चे, सबसे पहले आप ये याद रखें कि हमारा जो बच्चा पहली दफा मोबाइल लेता है वो ये कह के लेता है कि अब्बू मैंने स्कूल में या कॉलेज में मैं लेट हो जाता हूं ना तो मैं परेशान हो जाती हूं या हो जाता हूं, तो मैं अपने घर वालों को इत्तला दूंगा कि मैं फलां जगह पे हूं या मेरा आपसे राब्ता रहेगा। अगर इस बच्चे को आपने मतलब लाजवाब करना हो तो आप इसको छोटा वाला मोबाइल ले दें जिसपे राब्ता हो सकता हो, वो बच्चा कभी भी नहीं लेगा। इसका मतलब यह है कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है। इस बच्चे को एक्चुअली वही सोशल मीडिया चाहिए, वही एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए। बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे की इंटेंसिटी तो और है। आजकल तो कोई बड़ा बंदा जो है वो आप जिस मोबाइल का जिक्र कर रहे हैं वो रखने को तैयार नहीं है, तो हम किसी छोटे बच्चे से क्या उम्मीद कर सकते हैं? कि हमारा मकसद बात करना है ही नहीं, हमारा मकसद कम्युनिकेशन है ही नहीं। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं कि जिस मकसद के लिए एप्लीकेशंस, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया लाया गया था उससे कहीं ना कहीं परे हटते जा रहे हैं हम, और वो भी आई थिंक हम अपनी वजह से। और एक बात मैं और ऐड करूंगा कि इस सोशल मीडिया की वजह से हम धोखाधड़ी का भी शिकार हो गए, हम धोखा दे रहे हैं। मसलन आप ये देखें कि लड़की और लड़कियां ये आईफोन्स हाथ में लिए हुए हैं। अगर आप इनका आईफोन खोल के देखें तो ये बहुत सारे लोगों का 4,000 रुपए में आईफोन बना हुआ है, किसी का 10,000 रुपए में बना हुआ है, ये बने हुए आईफोन लिए हुए हैं। अब एक बच्चा जिसको ये पता है कि मैं अफोर्ड नहीं करता, मैं 4,000 रुपए लगा के अपने इस वाले फोन को आईफोन बना रहा हूं, तो वो किसको धोखा दे रहा है? खुद को तो धोखा दे रहा है। उसको तो पता है कि मेरा मोबाइल आईफोन नहीं है, लेकिन वो बहुत सारे सोसाइटी के अंदर अपने क्लास फेलोज को, अपने कुलीग्स को, अपने रिश्तेदारों को सबको धोखा दिया ना हमने जी, शो ऑफ के लिए। नहीं, शो ऑफ और चीज है। अच्छा, शो ऑफ ये है कि मैंने आईफोन लिया और मैं उसका जो टैग है वो आपके सामने कर दूं कि मेरा आईफोन है। धोखा इसे कहते हैं कि ये मेरा फोन आईफोन नहीं है, लेकिन मैंने इसकी जो केसिंग है वो आईफोन वाली करवा के और आपकी तरफ कर दी कि मैं आईफोन यूज कर रहा हूं। अच्छा। धोखे में और शो करने में ये फर्क है। अच्छा फुरकान साहब, मुझे बताइएगा कि हुकूमत या पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी आपकी हौसला अफजाई की गई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आईजी साहब ने अच्छी हौसला अफजाई की है, आरपीओ साहब ने, सीपीओ साहब ने, एडिशनल आईजी साहब ने, मतलब ठीक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल। अच्छा, ताकि जो आने वाले हमारी नस्ल है, जो लोग शौक रखते हैं और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी मोटिवेशन की बात होगी कि हमारे यहाँ सिर्फ जुबानी कलामी ही आपको कौम का फख्र नहीं समझा जाता, बल्कि आपकी हौसला अफजाई, यानी वो लोग जो हमारे मुल्क के लिए, हमारे वतन के लिए पैट्रियोटिक होकर काम करते हैं, उनके लिए इनामात भी रखे जाते हैं। ऐसी है, और वो इनामात उस शख्स के लिए नहीं होते, वो इनामात इस
झंडे के लिए होते हैं जो इसको बुलंद करता है। तो हम अल्लाह ताला ने मौका दिया इस झंडे को बुलंद करने का, तो आईजी साहब ने 2.1 मिलियन रिवॉर्ड दिया है, आरपीओ साहब ने 5 लाख, सीपीओ साहब ने 5 लाख, अभी प्राइवेट सेक्टर से भी एक तो रियल स्टेट एजेंसीज हैं वो दे रही हैं। तो ये चल रहा है इनाम कराम का सिलसिला। अच्छा, चल रहा है। तो आप क्योंकि पुलिस की मुलाजमत करते हैं, तो आपको देखने के बाद क्या लोगों में खेलने का जज्बा या शौक पैदा हुआ आपके अपने ही डिपार्टमेंट में? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं मतलब अपने डिपार्टमेंट का एक रोल मॉडल भी हूँ, मेंटोर भी हूँ। मुझे क्या कहते हैं, जो बाकी के पुलिस मुलाजिम वो देखते हैं, वो पूछते हैं कि ये मसल्स कैसे बनाए, ये हेल्थ इश्यूज डिस्कस करते हैं, पूछते हैं कौन सी एक्सरसाइज बेहतर है, पूछते हैं। कई हमारे पुलिस में मोस्टली क्या कहते हैं थोड़ा सा वजन बढ़ जाता है हमारा, क्योंकि स्ट्रेसफुल ड्यूटी है। जब आप 12 घंटे की ड्यूटी करके जाते हैं तो उसके बाद अपने घर को भी टाइम देना है, और कई दफ़ा वो 12 घंटे की ड्यूटी 24 घंटे में कन्वर्ट हो जाती है। तो हेल्थ इश्यूज रहते हैं और मैं उनको कोशिश करता हूँ कि अपने जो फेलोज हैं उनको हेल्प आउट करूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा क्या इस सोशल मीडिया लत का, सोशल मीडिया रील्स को देखने का क्या कोई नफ्सियाती इलाज मौजूद है? जी बिल्कुल, नफ्सियाती इलाज ज़रूर है। इसमें सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास जो इस किस्म के क्लाइंट आते हैं, तो हमने ये देखा है कि जो बच्चा रील का जिसका टाइमिंग 4 घंटे या 5 घंटे है, इसका मतलब ये है कि उसकी ज़िंदगी का उसके सामने कोई मकसद नहीं है। अच्छा। एक नंबर 2, वो किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा। अगर कोई शख्स किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, चाहे वो क्रिएटिव वर्क हो या बिजनेस वर्क हो, तो उसके पास 4 घंटे होते ही नहीं। मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं 9 to 5 जॉब करने के बाद भी आकर रात को 4-4 घंटे मोबाइल पे बैठते हैं। देखिए वो तो जो उसमें फिर देखिए उनके पास कमी है। ये जो 4 से 5 घंटे है ना, ये उसका फैमिली टाइम है। इसका मतलब ये है कि उसकी फैमिली में इतनी अट्रैक्शन नहीं है कि वो उसकी तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल करा सके, और वो आदमी अकेला है, फैमिली के अंदर अकेला है, बीवी होने के बावजूद, बच्चे होने के बावजूद, बहन भाई होने के बावजूद, वालिदैन होने के बावजूद वो बंदा अकेला है, और वो अपने आप को मसरूफ करने के लिए मोबाइल की तरफ रुजू कर रहा है। ठीक है जी फुरकान साहब, आप बताना चाहेंगे कि नौजवान नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं जो खेलों में दिलचस्पी रखते हैं? शॉर्ट सा हमें एक मैसेज दे दें। जो खेलों में दिलचस्पी रखते हैं या नहीं रखते, सबके लिए, नौजवानों के लिए यही मैसेज है कि अपने आप को मोबाइल गैजेट्स से दूर करें और स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ अपने आप को लेके आएं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फुरकान खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना वक्त दिया, और डॉक्टर मुजफ्फर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और बड़े अहम मौजू पर हमसे बातचीत की। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये भी प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप लोगों ने इसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी ली होगी और इस पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे, क्योंकि सुनना ही काफी नहीं है, उस पर अमल करना भी बहुत जरूरी है। मुलाकात होगी नए दिन, नए लोगों के साथ, नए मेहमानों के साथ, नए मौजूआत के साथ। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह आप लोगों से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।